सोचो कि तुम तुम्हारी जिंदगी नॉर्मली जी रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें कोई पीछे से आके एक चाकू मार के खत्म कर दे। उसके बाद तुम एक दूसरी दुनिया में वापस से पैदा हो, लेकिन एक स्लाइम बन के। पर यहाँ पे एक कैच है, तुम सिर्फ एक नॉर्मल स्लाइम नहीं हो, तुम एक ओवर पावर्ड स्लाइम हो और तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम किसी को भी खा सकते हो और उसकी पावर अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर रिमुरु की। पिछली बार मैंने आपको लाइक गोल दिया था 2000 लाइक्स का, और उस लाइक गोल को तो आपने एक सेकंड में खत्म कर दिया। तो इस बार मैं थोड़ा टफ लाइक गोल देने वाला हूँ। इस बार हमारा लाइक गोल है 5000 लाइक्स का, तो इसे कंप्लीट करो तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आ जाऊंगा। वेल, अभी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। वेल, स्टोरी के शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि रिमुरु अपने क्लास में बैठा रहता है और बच्चों को पढ़ा रहा होता है। वहां वो उनसे बोलता है कि मैं अब तुम्हारे साथ सिर्फ थोड़ा समय और रह सकता हूं, उसके बाद मुझे मेरे विलेज की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये सुन के सारे बच्चे थोड़ा उदास हो जाते हैं, लेकिन तभी ही वहां पे आती है नई टीचर जिसका नाम होता है टिस। तो रिमुरु बोलता है कि मेरी जगह टिस सेंसे लेगी और वो तुम्हें पढ़ाएगी, तो तुम लोग टेंशन मत लो। तभी सब बच्चे बोलते हैं कि हाँ, हमारा रिलेशन टिस सेंसे के साथ तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि हम लोग ने जब वो डंजन में गए थे तो वहां पे हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी। तो ये जो डंजन वाला पार्ट है इसे मैं बाद में कवर करूंगा, क्योंकि ये एक स्पेशल वाला एपिसोड था। फिर उसके बाद रिमुरु उसके स्कूल से बाहर निकलता है और रंगा के ऊपर बैठ के आगे बढ़ता रहता है। तभी वो अपने पूरी पुरानी चीजों को याद करता है, कैसे उसका सीजन 1 में क्या क्या चीजें हुई थी। फिर उसके बाद रिमुरु हमको बताता है कि वो रेडी हो रहा है ट्रेड करने के लिए एनिमल किंगडम के साथ, जिनका डीमन लॉर्ड का नाम है डीमन लॉर्ड कैरियन, और ये एनिमल किंगडम का नाम है यूजानिया। यहाँ पे वो बेनीमारू को भेज रहा है और उसके साथ ही साथ गॉब्लिन के चीफ के बेटे को भेज रहा है, ताकि ये लोग वहां पे जाए और वहां पे जाके लोग ट्रेड इस्टेब्लिश कर सके। मीनवाइल एनिमल किंगडम से भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं ट्रेड इस्टेब्लिश करने में, और इसी तरह इन दोनों किंगडम के बीच में प्यार और दोस्ती बढ़ती रहेगी। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु खुद ही खुद का शेप चेंज करके हर एक चीज को चेक कर रहा होता है, जो चीज वो भेजने वाला होता है कैरियन के पास। फिर तभी यहाँ पे शूना और शियोन आते हैं और वो लोग रिमुरु को थोड़े कपड़े देते हैं पहनने के लिए। रिमुरु एक एक कपड़ा पहनता रहता है, कभी वो लड़की के कपड़े पहनता है, कभी वो क्वीन के कपड़े पहनता है और कभी तो वो समुराई के कपड़े पहनता है। लेकिन एंड में वो चूज करता है ये रॉयल केप और एक हीरो की तरह बाहर आके सबको स्पीच देता है। उसके स्पीच में वो सबको बोलता है कि और सब लोग कैसे हो, अपना काम ठीक से करो। लेकिन ये सुनने का सब लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो रिमुरु सोचता है कि उसे एक अच्छा स्पीच देना पड़ेगा, तो एक लंबा चौड़ा स्पीच देता है जिसमें वो हर एक चीज के बारे में बताता है। बोलता है कि हम लोग ट्रेड इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस एम्पायर के साथ, हमें इनके साथ दोस्ती करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसे लंबा सा स्पीच देता है। और उसकी ये स्पीच सुन के सब लोग एकदम खुश हो जाते हैं, यहाँ तक कि गाबीमारू रोने लगता है खुशी से, और उसके साथ साथ गॉब्लिन्स का चीफ भी रोने लगता है खुशी से। फिर इसके बाद सारे के सारे सिटी वाले लोग बेनीमारू और उसकी गैंग को बाय बोलते हैं, क्योंकि वो लोग जा रहे होते हैं कैरियन के किंगडम में। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि रिमुरु के पूरे सिटी वाले लोग तैयारी करते रहते हैं कि जो लोग कैरियन के किंगडम से यहाँ पे आ रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए। तो शूना उनकी खाना बनाने में हेल्प करती है, हमारे जो डॉफ लोग हैं वो लोग पूरे एरिया की मरम्मत करते रहते हैं, और रिमुरु भी रेडी होता रहता है अपने काम के साथ। तभी ही रिमुरु बोलता है कि उसे भी कुछ टाइम के बाद डॉफ किंगडम में जाना है, वहां पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए। और तभी ही ट्रेनी वहां पे आती है और वो रिमुरु को बोलती है कि सर, मैं आपको बस ये बोलना चाहती हूँ कि एनिमल किंगडम के लोगों ने हमारे एरिया में एंट्री ले ली है, तो वो लोग यहाँ पे 2 से 3 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन दूसरी पार्टी तो और तेज पहुंचेगी यहाँ पे। तो रिमुरु बोलता है दूसरी पार्टी कौन सी है? तो तब हमें मालूम पड़ता है ये पार्टी कोई और नहीं, ये हमारे ह्यूमंस की पार्टी है, जिनको रिमुरु ने चैंपियन बनाया होता है, और इनका लीडर होता है यॉम। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि कुछ ह्यूमंस लोग ऐसे ही जंगल में थोड़े फ्रूट ले रहे होते हैं कि उनके ऊपर एक मशरूम अटैक करता है। तभी ही यॉम यहाँ पे आता है और वो ये मशरूम को डिस्ट्रॉय करके बोलता है कि बच्चों, तुम लोग टेंशन मत लो। तो उसमें से एक बच्ची बोलती है कि सर, आपका ये स्वॉर्ड बहुत ही अमेजिंग है। तो यॉम बोलता है ये स्वॉर्ड को तो मैंने मॉन्स्टर किंगडम में बनाया है, जिसका नाम है टेम्पेस्ट, और वो एक फ्रेंडली किंगडम है। तो असल में यॉम अपना मिशन पूरी तरह से कंप्लीट कर रहा होता है। यॉम को ये मिशन दिया होता है कि उसको जगह जगह घूम के ये बात फैलानी है कि जो रिमुरु का किंगडम है वो बहुत ही फ्रेंडली है ह्यूमंस के लिए। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि गोप्ता और उसकी पूरी गैंग बुढ़ऊ के साथ ट्रेनिंग करती रहती है, हर जगह पे हाई पोशन बन रहे होते हैं, और ऐसे ही यॉम वापस से किंगडम में पहुंच जाता है। तो रिमुरु उसे हाय बोलता है। उसके बाद रिमुरु और सारे के सारे बॉयज एक साथ नहा रहे होते हैं। वहां पे रिमुरु उन लोग को ब्रांडी देता है और बोलता है कि मैंने ये स्पेशली बनाया है हम लोग के गेस्ट के लिए, तो तुम्हें ये कैसा लग रहा है? तो ये पीने के बाद यॉम बोलता है कि ब्रांडी तो बहुत अच्छी है, और इसी वक्त दूसरे साइड पे गर्ल्स भी नहा रही होती है। उसके बाद रिमुरु इनको बोलता है कि कुछ दिनों में यहाँ पे लॉर्ड कैरियन के किंगडम से कुछ लोग आने वाले हैं। तो ये सुन के यॉम थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वेल, उसके बाद हमें दिखाते हैं कि अगले दिन लॉर्ड कैरियन के किंगडम से कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, और वो लोग उनके चैरियट को खींच रहे होते हैं इलेक्ट्रिक वाले टाइगर्स की मदद से। तो ये देख के रिमुरु थोड़ा इंप्रेस हो जाता है। फिर इसमें से पहली बंदी निकलती है, जो कि होती है वन ऑफ द 3 बिस्किटियर्स, और इसका नाम होता है द गोल्डन सर्पेंट एल्बिस। मैं इसको मोस्टली बोलूंगा येलो और ब्लैक बाल वाली, या तो इसको मैं स्नेक लेडी बोलने वाला हूँ, क्योंकि इसके नाम में सर्पेंट है, और ये सबको अच्छे से ग्रीट करती है। फिर उसके बाद आती है दूसरी बंदी, जो एकदम रूड रहती है, और ये असल में टाइगर वाली होती है। इसका नाम होता है द व्हाइट टाइगर क्लॉ सूफिया। तो मैं इसको टाइगर गर्ल बोलने वाला हूँ। ये यहाँ पे आके रिमुरु को बहुत बुरा भला बोलती है कि तुम एक स्लाइम हो और तुम इन लोग को कैसे कमेंट कर रहे हो, हाँ ये जगह तो बहुत ही खराब है, और तुम लोग को तो मैं झटके में हरा सकती हूँ। तो रिमुरु बोलता है अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, जिन ह्यूमंस को तुम हेट करती हो मैं उसी ह्यूमन के साथ तुम्हारी फाइट कराता हूँ। ऐसा बोल के वो बोलता है यॉम, तुम जाओ और इससे लड़ो, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करना है, तुम इसे खत्म कर सकते हो अगर तुम चाहो तो। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही होता है। यॉम रेडी होता है इससे लड़ने के लिए, लेकिन तभी ही शियोन रिमुरु को पकड़ाती है शूना के हाथ में और खुद निकलती है आगे और बोलती है इसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी बेइज्जती करने की सर आपके लिए, अब इसे
मैं संभालूंगी। ऐसा बोल के शियोन जाती है लड़ने के लिए टाइगर गर्ल के साथ और ऐसे ही उनकी फाइट शुरू हो जाती है। शियोन अपने स्वॉर्ड को नीचे रखती है और टाइगर गर्ल को एक मुक्का मारती है, लेकिन टाइगर गर्ल इसको डॉज करती है। उसके बाद टाइगर गर्ल जंप मार के शियोन के ऊपर हमला करती है, शियोन उसको डॉज करती है और ऐसे ही इनका फाइट चालू रहता है। टाइगर गर्ल के आसपास बहुत सारे लाइटनिंग वाले इफेक्ट्स भी होते हैं। मीनवाइल बीस्ट किंग का तीसरा बिस्किटियर जिसका नाम होता है रंट ग्रूशियस, वो यहाँ पे आता है और बोलता है कि ओए ह्यूमन, तुझसे मैं लड़ूंगा, चल देखता हूँ तुझमें कितनी ताकत है। तो इस बंदे को मैं बोलने वाला हूँ यॉम का जानी दुश्मन, क्योंकि ये यॉम से लड़ रहा है। फिर ये बंदा और यॉम लड़ना स्टार्ट करते हैं। ये बंदे के पास ड्यूल स्वॉर्ड होता है, ये अपने स्वॉर्ड को फेंकता है यॉम की तरफ और यॉम उसको डॉज करता है। उसके बाद यॉम इसके ऊपर हमला करता है। फिर ये बंदा हवा में कूद कूद के यॉम को मारता रहता है और यॉम उन सबको डॉज करता रहता है और इनके बीच की स्वॉर्ड फाइट भी बहुत एपिक रहती है। आपको ये वाला सीन भी देखना चाहिए, ये बहुत सही है। इस एनीमे के पहले ही एपिसोड में इतने अच्छे फाइट सीन देखने मिल रहे हैं हमें, तो ये सीजन तो बहुत सही चलने वाला है। मीनवाइल स्नेक गर्ल अपनी जगह पे खड़ी रहती है और वो टाइगर्स को पेट करती रहती है। फिर हमें दिखाते हैं कि शूना रिमुरु को पकड़ के रखती है और यहाँ पे यॉम और उसके जाने दुश्मन की फाइट मस्त चल रही होती है। और दूसरी तरफ में जंगल में शियोन लड़ रही होती है टाइगर गर्ल के साथ। वहाँ पे वो एक पेड़ को तोड़ देती है और टाइगर गर्ल के ऊपर हमला करती है और ये वाला सीन भी बहुत एपिक होता है। बाय द वे, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने वाले हैं, तो कर दो सब्सक्राइब। आपको डेली नया वीडियो देखने का मौका भी मिलेगा और आप मेरे कोई वीडियो मिस भी नहीं करोगे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शियोन एकदम सीरियस हो जाती है टाइगर गर्ल से लड़ते हुए और वो अपने हाथ में एक कामेहामे टाइप अटैक को स्टार्ट कर रही होती है और ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसको देख के तो रिमुरु बोलता है ओए शियोन रुक जा, तू क्या कर रही है, तू तो पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देगी। और ये अटैक बढ़ता रहता है और एक बहुत बड़ा सा और बन जाता है। और तभी यहाँ पे स्नेक गर्ल आती है और वो अपने स्नेक वाले फॉर्म में आके इन दोनों को रोक देती है, बोलती है बस हो गया, हम लोग का टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तभी रिमुरु बोलता है तो स्नेक गर्ल तुम्हारे टेस्ट में हम लोग पास हुए कि नहीं? तो स्नेक गर्ल बोलती है आप लोग डेफिनेटली पास हो गए हो। फिर इसके बाद स्नेक गर्ल, टाइगर गर्ल और हमारा यॉम का जानी दुश्मन तीनों ही रुक जाते हैं और बोलते हैं कि सर आप लोग हमारे टेस्ट में पास हो गए और हम खुश है कि आप लोग के साथ हमें ट्रेड करने का मौका मिल रहा है, आप लोग वर्दी लोग हो। लेकिन तभी शियोन बोलती है अरे रिमुरु सर एक प्रॉब्लम हो गया है, मैं इस अटैक का क्या करूं, ये मेरे हाथ में फटने वाला है। तो ये देख के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी टाइगर गर्ल उसको बोलती है कि ओए शियोन इसको हवा में फेंकने की कोशिश कर, लेकिन शियोन से वो संभलता नहीं है। तो रिमुरु बोलता है ओए शियोन अब टेंशन मत ले, तू इसको मेरी तरफ फेंक। और रिमुरु अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। तो शियोन वो अटैक रिमुरु के पास फेंकती है। रिमुरु उसके ऊपर अपना ग्लटनी वाला एबिलिटी यूज करता है और पूरे के पूरे अटैक को खा लेता है। ये देखने का सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं रिमुरु से। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रात के समय सब लोग मस्त खाना खा रहे होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पे सब लोग मजे से हर एक नई चीज खा रहे होते हैं। लेकिन हमें दिखाते हैं कि हमारी टाइगर गर्ल और स्नेक गर्ल ये दोनों धड़ाधड़ सारा का सारा ब्रांडी पी रहे होते हैं। जो स्नेक गर्ल होती है वो तो पूरे बैरल को एक साथ ढकेल रही होती है और टाइगर गर्ल अपने टाइगर फॉर्म में होकर इसको मस्त चाट के पी रही होती है। तो रिमुरु बोलता है तुम लोग तुम्हारे बीस्ट फॉर्म में हो, क्या ये चीज तुम्हारे ठीक है? तो ये लोग बोलते हैं कि सर हम लोग हमारा बीस्ट फॉर्म सिर्फ उसी को दिखाते हैं जिसे हम ट्रस्ट करते हैं, तो हम लोग आपको ट्रस्ट करते हैं, आप टेंशन मत लो। फिर उसके बाद टाइगर गर्ल और स्नेक गर्ल दोनों ही रिमुरु से पूछते हैं कि ये जो आपने हमें ड्रिंक दिया ये कहाँ से बना? तो रिमुरु बोलता है ये एक ब्रांडी है जिसे मैंने मेरे एरिया के प्लांट्स के थ्रू बनाया है, इसमें मेरे फ्रूट्स लगते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रूट्स की कमी होने की वजह से हम इसे ज्यादा नहीं बना सकते हैं। तो फिर स्नेक गर्ल बोलती है कि अगर आपको फ्रूट्स की जरूरत है तो आप हमारे किंगडम से फ्रूट ले सकते हो और इसे बना सकते हो, आपको पूरी छूट दी गई है, हमारे किंगडम में फ्रूट्स बहुत ज्यादा ही उगते हैं। फिर उसका रिमुरु बोलता है चलो ये तो बहुत अच्छा है। उसके बाद ये दोनों बोलती है कि बस यही, आपको हमें से ट्रेड भी तो करना पड़ेगा इसका। तो रिमुरु बोलता है इसीलिए तुम मुझे ये सब करने के लिए बोल रही हो, चलो ठीक है हम ट्रेड करेंगे। और इसके डिटेल्स को डिस्कस करेगा मेरा बंदा कोबी। तो कोबी एक डॉग होता है जो यहाँ पे आता है और वो एक मर्चेंट होता है। रिमुरु बोलता है कि कोबी हमारा नंबर 1 मर्चेंट है, वो तुमसे डिटेल में हर एक चीज के बारे में बात करेगा, तुम लोग इससे बात करो। ऐसा बोल के रिमुरु वहां से निकल लेता है। उसके बाद कोबी स्नेक गर्ल और टाइगर गर्ल से बात करता है और सारी की सारी डिस्कशन को फिक्स करता है। फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद बीस्ट किंगडम के लोग एनिमल किंगडम में वापस निकल लेते हैं, लेकिन उनके कुछ लोग यहाँ पे रुक जाते हैं क्योंकि इन्हें नई चीजें सीखनी होती है। जैसे उन्हें आर्मर कैसे बनाते हैं अच्छा वाला वो सीखना होता है, डॉफ से उनके सारे के सारे स्किल्स सीखने होते हैं, रून मैजिक सीखना होता है, इसके लिए वो लोग यहाँ रुक जाते हैं। और इनके साथ साथ यॉम का जानी दुश्मन भी यहाँ रुक जाता है क्योंकि उसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। वो बोलता है कि वो असल में यहाँ पे इसलिए रुका है क्योंकि उसे उसकी पर्सनल नॉलेज को भी इंक्रीज करना है। उसके बाद हमारा बुढ़ऊ यॉम को पकड़ता है और बोलता है यॉम चलो हमें अभी प्रैक्टिस करना है। और इसके साथ ही साथ यॉम का जानी दुश्मन भी वहाँ पे निकल लेता है उनके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु उसके स्कूल में गया होता है और बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहा होता है। फिर उसके बाद बेनीमारू और गॉब्लिन्स वापस से आ गए होते हैं इनके किंगडम में और बेनीमारू बताता है कि उनके किंगडम में जाके बेनीमारू को बहुत अच्छा लगा और उसने रिलेशनशिप अच्छे बना लिए है वहाँ के किंगडम के लोगों के साथ। तभी ये गॉब्लिन बोलता है कि वहाँ पे उसे एक चीज बहुत अजीब लगी कि उनका फार्मिंग करने का तरीका बहुत अलग है और बहुत ही अच्छा है, उनकी फार्मिंग की लैंड बहुत सही है, तो हमें उनके फार्मिंग से एडवांटेज आ सकता है। ये सुन के रिमुरु थोड़ा खुश हो जाता है। उसके बाद बेनीमारू और रिमुरु ऐसे ही वॉक करते रहते। तभी बेनीमारू रिमुरु को बोलता है कि सर मैंने वहां जाके लॉर्ड कैरन के साथ फाइट की थी लेकिन उन्होंने मुझे एक झटके में हरा दिया। तो ये सुन के रिमुरु को टेंशन आता है। वो बोलता है कि भाई तू उनसे फाइट क्यों करा था? चलो ठीक है अभी ऐसा है तो चलेगा। फिर उसके बाद बेनीमारू बोलता है कि सर मैंने उनसे रिलेशनशिप अच्छे बना लिए हैं तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं अपने किंगडम में ही रुकूं और आप इन गॉब्लिन्स को भेजो वहां पे, वो लोग हमें कुछ ट्रबल वाली चीज नहीं करेंगे, तो मुझे किंगडम का ध्यान देने के लिए आप यहीं पे रहने दीजिए। तो रिमुरु बोलता है चलो ये भी ठीक है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि
रिमुरु अपने साथ सारे के सारे गॉब्लिन राइडर्स को लेके जा रहा होता है ड्वार्फ किंगडम में। इसके साथ ये 4 ड्वार्फ्स भी होते हैं और शियोन और शूना भी होते हैं। असल में रिमुरु सिर्फ शूना को लेके आना चाहता है, लेकिन शियोन को वो इसलिए लाया क्योंकि जब उसने शियोन को बोला कि शियोन मैं शूना को लेके जा रहा हूँ ड्वार्फ किंगडम में, तो शियोन रोने लगी। उसे लगा कि रिमुरु शियोन के साथ डेट पे आने की जगह सिर्फ शूना के साथ डेट पे जा रहा है। भाई इन दोनों के नाम बहुत कंफ्यूजिंग है यार। फिर इसीलिए रिमुरु को शियोन को भी लेके जाना पड़ गया। फिर हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारे ओक्स होते हैं उन्होंने पूरा रोड को बनाने का काम शुरू कर लिया होता है। जो रोड डिस्ट्रॉय हो गया होता है कैरिब्डस के अटैक से, तो रिमुरु इनको गिफ्ट देता है 3 बैरल ऑफ ब्रांडी और ये लोग खुश हो जाते हैं। फिर ऐसे ही रिमुरु ड्वार्फ के किंगडम में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद जब वो अंदर एंट्री लेता होता है तो वहां पे एक गार्ड इनको रोकता है और बोलता है कि सर आप लोग कैसे हो, मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग यहाँ पे आ गए, लेकिन लॉर्ड रिमुरु कहाँ है? तो ये लोग बोलते हैं कि अरे यही तो है लॉर्ड रिमुरु। तो ये बंदा देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि इसने रिमुरु की ह्यूमन फॉर्म को कभी देखा ही नहीं होता है। उसके बाद रिमुरु इनके किंगडम में अंदर ही अंदर जाता रहता है। तो वहां पे पेगासस नाइट का जो लीडर होता है वो रिमुरु को लीड करता है उनके किंग के पास। और ऐसे ही जब रिमुरु किंग के चेंबर में पहुंचता है तो हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि क्लेमेन ये सब देख रहा होता है और उसके सामने एक ग्रीन बाल वाली लड़की होती है। क्लेमेन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा दिल वापस दे दूंगा, बस तुम्हें एक लास्ट मिशन कवर करना है। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रिमुरु किंग के साथ बैठा होता है और उससे अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है। तो किंग उससे पूछता है कि मेरे किंगडम के सारे ड्वार्फ्स कैसे हैं जो तुम्हारे किंगडम में काम कर रहे हैं? तो रिमुरु बोलता है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। फिर वो वेस्टो के बारे में पूछता है। तो रिमुरु बोलता है मैं वेस्टो को यहाँ लेके आने वाला था, लेकिन उसने बोला कि वो आपके सामने अपना चेहरा तब तक नहीं दिखाएगा जब तक वो कोई इंसेन काम नहीं करेगा। फिर किंग बोलता है कि अब मुद्दे की बात करते हैं, तुमने कैरिब्डस को कैसे हराया वो मुझे बताओ। तो रिमुरु बोलता है अगर सच बोलूं तो कैरिब्डस को मैंने असल में नहीं हराया था, उसको मेरी दोस्त मिलिम ने हराया था जो कि एक डीमन लॉर्ड है। तो पेगासस नाइट का बंदा बोलता है कि आपने यही चीज मुझे भी बोली थी और मुझे ये नहीं लग रहा है कि सच है। लेकिन किंग बोल रहा है कि अगर रिमुरु तुमने ये बोला है तो मैं इसे सच मान लेता हूँ, तुम तो इंसेन हो, तुमने डीमन लॉर्ड के साथ दोस्ती करके रखी है। ऐसे ही लोग बातें करते रहते कि तभी यहाँ पे शूना आती है और वो यहाँ पे आने के बाद इन लोग को ब्रांडी देती है। तो किंग ये ब्रांडी जब पीता है तो बोलता है वो रिमुरु ये तो बहुत सही है, तुमने ये कैसे बनाया? रिमुरु बोलता है कि इसे मैंने बनाया है मेरे कुछ मैजिकल फ्रूट्स के साथ और अब मैं इसे ट्रेड कर रहा हूँ एनिमल किंगडम के साथ। तो ये सुनने के बाद किंग बोलता है कि तुम ध्यान देना कि एनिमल किंगडम का जो किंग है वो थोड़ा अजीब सा है, तो उससे बच के रहना, वो बहुत ही ग्रीडी है और वो तुम्हें शायद से मिसयूज कर सकता है। लेकिन रिमुरु मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो तुम्हें कुछ ब्रांडी मुझे भी देना चाहिए है ना? तो रिमुरु बोलता है ठीक है चलेगा। लेकिन तभी शियोन जो जिसने पूरी ब्रांडी पी ली होती है और ब्रांडी उसे चढ़ गई होती है वो बोलती है कि ऑफ कोर्स हम आपको देंगे। ऐसे बोल के वो डांस करने लगती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तो रिमुरु उसे पकड़ के वहां से लेके जाता है अपने ऊपर बैठा के और बोलता है हाँ शियोन तुमने ये क्या कर दिया। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ड्वार्फ्स का किंग ऑर्थो और रिमुरु दोनों ही पूरे के पूरे प्रजा के सामने खड़े होते हैं और ड्वार्फ्स का किंग बोलता है कि ये मेरा नया दोस्त है रिमुरु और मैंने इसके कंट्री के साथ ऑफिशियली रिलेशनशिप्स बना के रखे हैं, अब से हम लोग 2 दोस्त कंट्री बन गए हैं। तो रिमुरु अब तुम्हें स्पीच देगा। तो रिमुरु बोलता है यो क्या हाल। ये बोलने के बाद रिमुरु थोड़ा टेंशन में आ जाता है तो वो एक अच्छा सा स्पीच देता है। बोलता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के साथ हमारे रिलेशन अच्छे होंगे। मेरा होप ये है कि मैं ये बनाने वाला हूँ एक ऐसा कंट्री जहाँ पे सारे के सारे ह्यूमंस और हर टाइप के बीस्ट और मॉन्स्टर्स एक साथ रह सकते हैं पीस में, यही मेरा होप है। तो ये सुन के सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि किंग इसको बोलता है हाँ रिमुरु तुम्हारा स्पीच बहुत वीक था, वो बहुत छोटा था, वो हम्बल था और तो और तुमने सिंपैथी कलेक्ट करने की कोशिश की, इस वजह से तुम्हारा स्पीच बहुत गया गुजरा था, तुम्हें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तो रिमुरु किंग को बोलता है आई एम सो सॉरी, मैं मेरे स्पीच पे काम करूंगा, प्लीज तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रात के टाइम पे रिमुरु अपने साथ लेके गया होता है द गॉब्लिन बॉयज को एक स्पेशल जगह पे, और ये कोई और जगह नहीं होती है, ये होता है एल्व्स का कैफे। और यहाँ पे जब ये इनको लेके जाता है तो सारी की सारी एल्व्स रिमुरु को पकड़ लेती है और रिमुरु बहुत खुश हो जाता है। मीनवाइल गोप्ता इन सबको देख के पागल हो जाता है इनके प्यार में और सब देखते हैं कि रिमुरु कैसे इन सब एल्व से चिपक रहा है और सब के सब शर्माने लगते हैं। और तभी हमें मालूम पड़ता है यहाँ पे हमारे सारे के सारे ड्वार्फ्स भी होते हैं। तभी ये क्या येलो बाल वाली एल्फ यहाँ पे आती है और इसको देख के तो गोप्ता इसके प्यार में पागल ही हो जाता है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है एकदम से। फिर इसके बाद सारे के सारे ड्वार्फ्स इन सब एल्व्स के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और गोप्ता तो इसके प्यार में इतना पागल हो गया होता है कि वो नए नए करतब करता रहता है, वो अपने हाथ पे चलता रहता है और बोलता है कि देखो मैं कितना इंसेन हूँ। लेकिन तभी ही ये वाली एल्फ इसके ऊपर एक ग्लास रखती है और बोलती है इस ग्लास को मत गिराना, लेकिन गोप्ता गलती से इसे गिरा देता है और गोप्ता को बहुत चोट भी लग जाती है। उसके बाद रिमुरु यहाँ पे कैफे की जो मेन मैनेजर होती है उससे थोड़ी बातें करता है, उसको बोलता है कि देखो मैंने ये 3 बॉटल तुम्हें दिया है, इसके अंदर ब्रांडी है, क्या तुम इसे तुम्हारे कस्टमर्स को सेल कर सकती हो और पता कर सकते हो कि उनको ये पसंद आ रहा है कि नहीं, अगर उनको ये पसंद आता है तो मैं इसे ट्रेड करने के लिए तुम्हारे साथ सेटिंग कर सकता हूँ। तो ये एल्फ बोलती है थैंक यू सो मच, मैं इसे डेफिनेटली ट्राई करूंगी। फिर ऐसे ही सारे लोग मस्त एल्फ्स के साथ मजे करते हैं पूरी रात को और उसके बाद जब वो निकलते हैं तो गोप्ता की एकदम हालत खराब रहती है, उसकी बॉडी में बहुत सारे क्रैम्प्स आ गए होते हैं। तो रिमुरु उसे अपने ऊपर कैरी कर रहा होता है। तभी रिमुरु बोलता है कि ओए तुम सबको पता है ना कि इस चीज के बारे में शियोन और शूना इनको बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तो सब बोलते हैं ऑफ कोर्स हम उन्हें नहीं बताएंगे और पीछे से शूना भी बोलती है हाँ ये बात हमें नहीं पता चलेगी। तो रिमुरु बोलता है चलो ठीक है। लेकिन तभी रिमुरु देखता है कि यहाँ पे शूना आ गई होती है तो वो बोलता है अरे किसने बताया इसको, और तभी हमारा ये गॉब्जो बोलता है कि मैंने बताया था क्योंकि इसने मुझसे बहुत प्यार से पूछा। तो रिमुरु बोलता है गॉब्जो तूने हमें फंसा दिया, चलो ठीक है ये तो सिर्फ शियोन है ये चलता है। लेकिन तभी ही पीछे से ये शियोन भी यहाँ पे आ जाती है और इसको देख के तो रिमुरु एकदम टेंशन में आ जाता है। उसके साथ ही साथ सारे के सारे
डॉग्स भी टेंशन में आ जाते हैं। तो ये लोग इनको बहुत सुनाते हैं और सब लोग एकदम डर के मारे बैठे रहते हैं। तो रिमुरु बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तो शूना बोलती है कि ऑफ कोर्स आपकी अपॉलॉजी हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ आपको एक हफ्ते तक शियोन का खाना खाना पड़ेगा। तो ये सुन के सारे बॉयज की हालत खराब हो जाती है। फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं कि योम ऐसे ही एक सिटी के थ्रू चल रहा होता है, तभी एक बंदा उसके पास आता है, बोलता है मेरे दोस्त योम कैसे हो, देखो ये बंदी मेरी दोस्त है। और ये जो बंदी होती है ये असल में वही ग्रीन बाल वाली लड़की होती है जो क्लेमेन के सामने बैठी होती है। तो फिर ये बंदा बोलता है कि तुम इसे अपने पार्टी में ले लो क्योंकि एक मैजिक कैशर है और तुम्हारे पास तो मैजिक कैशर है ही नहीं। तो योम बोलता है कि देखो मैं इसे मेरे पार्टी में तो ले लूं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम म्यूलिन है और मैं तुम्हारे लिए एक टेस्ट करके देखती हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारे पार्टी में नहीं आऊंगी। तो फिर ये लोग फाइट करते हैं और इस फाइट में ये बंदी योम को बहुत आसानी से हरा देती है क्योंकि योम इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ये बंदी उसके पैर के नीचे की एरिया को एकदम दलदल जैसा बना देती है और उसको जमीन में अटका देती है। और ऐसे ही योम बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम हमारे पार्टी में आ सकती हो। और ऐसे ही म्यूलिन और योम अब पार्टी मेंबर्स हो गए हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि म्यूलिन कुछ तो भी गलत चीज करने वाली है क्योंकि ये क्लेमेन के अंदर काम करती है, लेकिन बेचारा योम बहुत सिंसियरली इसको देख के स्माइल कर रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से योम को ये पसंद आ गई है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु अपने क्लास में होता है सब बच्चों के साथ और उनको बोलता है कि तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट मेरे पास है, ऐसा बोलता है वो। और सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। फिर रिमुरु पिघल जाता है और बोलता है तुम लोग के टेस्ट में तुम सब पास हो गए हो। तो ये सुन के सब बच्चे खुश हो जाते हैं। उसके बाद रिमुरु जाता है टिस सेंसे के पास और उनको बोलता है कि सेंसे आप इन बच्चों का ध्यान दो, इनके सारे के सारे एग्जाम्स हो गए हैं और अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ सकता है, तो मैं कुछ दिनों बाद यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि योम म्यूलिन को उसकी सिटी के पास लेके आ गया होता है और बोलता है ये है मेरा सिटी जिसका नाम है द सिटी ऑफ टेम्पेस्ट, यहीं पे मैं रहता हूँ और ये मेरी इंपॉर्टेंट सिटी है, चलो मैं तुम्हें सिटी का टूर कराऊंगा। फिर उसके बाद योम मिलिन को लेके आता है सिटी के अंदर और वहां पे वो उसको शियोन, शूना और तो और बेनीमारू से मिलाता है। वो लोग मिलिन को हाई बोलते हैं और अंदर लेके जाते हैं। तभी वो उसको बोलता है कि मिलिन मैं तुम्हें पूरा सिटी का टूर कराता हूँ। तो वो पहले उसको ब्लैकस्मिथ के पास लेके जाता है, फिर एक नई बिल्डिंग के पास लेके जाता है, दिखाता है कि यहाँ के सब बच्चे कैसे खेल रहे हैं और हर चीज दिखाता है। वो इसे मर्चेंट की एरिया भी दिखाता है और फिर वो मिलिन को ऐसे ही छोड़ देता है, बोलता है कि तुम पूरी सिटी को एक्सप्लोर करो। तो मिलिन ऐसे ही घूमती रहती, तो वो देखते कि यहाँ पे बहुत सारे हाई पोशन बने हुए हैं। तो ये बोलते ये सिटी तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे ये बात क्लेमेन के पास पहुंचानी पड़ेगी। फिर उसके बाद योम बोलता है कि चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ मेरे ट्रेनिंग वाले एरिया में। तभी मिलिन पीछे से बोलते कि ये बंदे को पता भी नहीं कि मैं एक माजिन हूँ और ये बंदा मुझे इतना अच्छे से लेके घुमा रहा है, ये तो एक नंबर का गधा है, हाँ मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे बुढ़ऊ ने गोब्ता, गोब्जो और योम की जाने दुश्मन को एक साथ हरा दिया होता है और ये तीनों बेचारे जमीन पे पड़े हुए रहते हैं। तो उसके बाद गोब्ता बोलता है कि चलो लड़के लोग सब खड़े हो जाओ, आज की हमारी मार खाने की टाइम खत्म हो चुका है। फिर यहाँ पे योम भी आता है और योम इन लोग को मिलाता है मिलिन से। तो मिलिन को देखने के बाद योम का जाने दुश्मन बोलता है कि ओए ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है, एक मैजिक कैशर का तुम लोग को बिल्कुल भी जरूरत नहीं होना चाहिए, लड़की तो बहुत कमजोर दिख रही है। तो योम बोलता है कि अच्छा चल तू इससे लड़ और इसको हरा के दिखा। तो फिर योम का जाने दुश्मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है ये लड़की को तो मैं आराम से हरा दूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि योम का जाने दुश्मन भी उसी गड्ढे में अटका हुआ रहता है। तो ये सीन मुझे बहुत फनी लगा था। और तभी ही गोप्ता यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मेरे भाइयों मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अभी हम मिलिन की मदद से उस बुढ़ऊ को हरा सकते हैं, मेरा तुम प्लान सुनो। तो ये सुनने के बाद योम और योम का जाने दुश्मन ये लोग भी एकदम से इंटरेस्टेड हो जाते हैं क्योंकि ये तीनों लोग हमेशा मार खाते रहते हैं बुढ़ऊ से। और बेचारी मिलिन बोलती कि मैं यहाँ कहाँ फंस गई हूँ यार। तो गोप्ता बोलता कि अब मेरा प्लान तुम लोग फॉलो करोगे तो हम उस बुढ़ऊ को आखिर हरा ही देंगे। तो ये तीनों के तीनों लोग रेडी हो जाते हैं बुढ़ऊ को हराने के लिए। फिर उसके बाद गोप्ता जाता है और वो बुढ़ऊ को भड़काता है, बोलता है कि ओए बुढ़ऊ चल तू हमसे लड़, इस बार हम तुझे हरा के रहेंगे। तो ये सुनने के बाद बुढ़ऊ एकदम से एनरेज हो जाता है और बोलता है गोप्ता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाता हूँ। उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि गोप्ता ने असल में एक जगह पे मिलिन की मदद से मैजिक वाला बैरियर प्लेस कर दिया होता है और वो होप करता है कि उसको सिर्फ बुढ़ऊ को उस बैरियर के पास लेके जाना है और बुढ़ऊ उसमें फंस जाएगा। तो गोप्ता एकदम मस्त स्माइल बना के खड़ा रहता है बुढ़ऊ के अगेंस्ट उसे लड़ने के लिए। और जैसे ही बुढ़ऊ अटैक करता है गोप्ता के ऊपर तो मिलिन उसके ऊपर मैजिक यूज करती है लिक्विड वाला और बुढ़ऊ के पैर पानी में धंसने लगते हैं। लेकिन तभी बुढ़ऊ गायब हो जाता है और गोप्ता के पीछे से आके उसको एक बॉन्क मारता है उसके सर पे। और ऐसे ही वो एक एक करके योम और योम के जाने दुश्मन को भी एक एक बॉन्क मारता है और तीनों का मुंह वापस से सुझा देता है और उनको जमीन पे बैठा के बोलता है कि तुम लोग कितना भी कोशिश करो तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते हो। तो मिलिन बुढ़ऊ को सॉरी बोलते तो बुढ़ऊ बोलता है अरे बेटी तुम ऐसा मत बोलो, मुझे पता है कि इन तीनों ने ही तुम्हें इसमें फंसाया होगा, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गोप्ता, योम और योम का जाने दुश्मन ये तीनों ही नहा रहे होते हैं। तो यहाँ पे योम का जाने दुश्मन योम को बोलता है कि ओए वो लड़की बहुत क्यूट है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसे मेरी वाइफ बना देता हूँ। तो योम और योम का जाने दुश्मन दोनों ही इस चीज पे लड़ते हैं, बोलते हैं कि नहीं वो मेरी है वो मेरी है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि दूसरे साइड पे गर्ल्स भी नहा रही होती है। तो ये सारी बातें शियोन सुन लेती है और वो बोलती है कि मिलिन अगर तुम चाहो तो मैं उन लड़कों की मुंह तोड़ सकती हूँ। तो मिलिन बोलती है कि हाँ इसमें मेरे को आपकी हेल्प तो जरूर लगेगी। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु बैठा होता है उसी मर्चेंट के साथ उसके घर में और वहाँ पे वो ब्रांडी पी रहा होता है। मीनवेल सारे के सारे बच्चे पीछे बैठ के पैरासाइट का मांगा पढ़ रहे होते हैं और मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग ये मांगा भी पढ़ो क्योंकि ये मांगा मेरा फेवरेट में से एक है। इसके बाद रिमुरु उसको बताता है कि रिमुरु ने कैसे ह्यूमन की किंगडम के साथ भी दोस्ती कर ली है और ऐसे ही उसका एम्पायर बड़ा
हो रहा है। तो ये मर्चेंट बोलता है कि तुम्हारा एम्पायर बहुत ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से तुम्हारे ऊपर हमला होने का चांसेस बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा एम्पायर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो दूसरे लोग के ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो सकते हैं। जैसे कि बाहमुद का जो किंगडम हो गया, वहां का जो किंग है वो बहुत ग्रीडी है, तो वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा। तो ये सारी बातें रिमुरु अच्छे से सुनता है और प्लान करता है अकॉर्डिंगली। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि फालमथ किंगडम के लोग एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं रिमुरु और उसके किंगडम के बारे में। वो लोग बोलते हैं कि ये जो किंगडम है ये हमारे लिए बहुत दिक्कत दे रहा है, हमारा ट्रेड का वॉल्यूम भी कम हो रहा है इनकी वजह से, और ये मॉन्स्टर किंगडम हम लोग के लिए अच्छा है भी नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए। तभी ये लोग बोलते हैं कि इस किंगडम में एक बंदा रहता है जिसका नाम है यॉम, जो कि एक चैंपियन है जिसने असल में ओक लॉर्ड को हराया था। तो ये बंदा भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ये एक इंसान होकर इस किंगडम में रह रहा है। तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको कैसे तो भी करके इस किंगडम को खत्म करना है। तो मीनवाइल इसमें से एक बंदा जो कि एक आर्च बिशप होता है वो बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ कि चर्च ने इस किंगडम को हम ह्यूमंस का एनिमी घोषित कर दिया है, तो हम लोग इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसका टेंशन आप मत लो। हम लोग ने पूरा प्लानिंग किया कि हम इसे कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे। हम लोग कोशिश करें कि ये लोग गलती से एक ह्यूमन के ऊपर हमला कर दे, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा चर्च वाले लोग और उसके नाइट्स जाएंगे इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हम लोग के पास इतना मैजिक है कि हम लोग इनको आराम से खत्म कर सकते हैं। तो ये सुनकर किंग बोलता है कि प्लीज तुम लोग ऐसा करो और इस किंगडम को डिस्ट्रॉय करो। मीनवाइल ये बंदा बोलता है कि मेरे पास वो 3 दूसरे दुनिया के लोग भी तो है जिसको मैं एज अ पॉन यूज कर सकता हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये बंदा चाहता है इन तीनों ह्यूमंस के पास और इनको बोलता है कि तुम लोग दूसरे दुनिया से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो अगला ओपोनेंट है वो एक स्लाइम है टेम्पेस्ट किंगडम का, तुम्हें उसे हराना है और वो किंगडम के ऊपर तुम्हें तुम्हारा राज करना है। तुम बस वहां पे जाओगे और वहां पे जाके तुम लोग अपने ऊपर अटैक होने दोगे। तो ये बात सुन के तीनों लोग थोड़ा भड़क जाते हैं, बोलते हैं कि हम लोग स्लाइम से लड़ेंगे, स्लाइम तो बहुत वीक होता है हमारे किंगडम में, तुम क्या बात कर रहे हो। तो इसमें से एक बंदा होता है स्पाइकी बॉय, एक बंदी होती है हाईलाइटेड बाल वाली और एक होता है बंदा जो कि नॉर्मल सा बंदा है। तो मैं इन तीनों को इसी नाम से बुलाऊंगा। ये लोग बोलते हैं कि ये जो जगह है ये बहुत ही बोरिंग है यार, यहाँ पे ना स्मार्टफोन है, ना वाईफाई है, ना इंटरनेट है, हम लोग इस दुनिया में तो बोर हो चुके हैं, इससे अच्छा तो हमारा पहले का ह्यूमन वर्ल्ड ही था। वेल अभी इस किंगडम से हम लड़के आराम से उस किंगडम के ऊपर राज करेंगे और ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो स्पाइकी बॉय बोलता है कि तुम दोनों की स्पेशलिटी तो बहुत ही अच्छी है, तुम लोग के जो पावर्स है वो बहुत यूनिक है। तो नॉर्मल बंदा बोलता है कि स्पाइकी बॉय तेरा पावर तो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तब ये दोनों लड़के मिलकर बोलते हैं हमारे पावर्स कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, ये तो ये हाईलाइटेड बाल वाले लड़के से ज्यादा पावरफुल तो है ही नहीं। मीनवेल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु आराम से वहां पे अपना ब्रांडी पी रहा होता है और सारे बच्चे मांगा पढ़ते पढ़ते सो रहे होते हैं। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लॉर्ड क्लेमेन के आगे मिलिम खड़ी रहती है और वो असल में बाहर की तरफ देख रही होती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मिलिम यहाँ पे क्यों खड़ी है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि असल में एक पेड़ के नीचे मिलिम बैठी हुई रहती है और उसके पैर के ऊपर सर रखा होता है हमारे यॉम ने, और यहाँ पे तो इन दोनों का तो भाई टाका भिड़ चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। तभी यॉम अपने नींद से उठता है और बोलता है कि हाँ ये सबसे कंफर्टेबल पिलो था, मैं रोज इसी पिलो पे उठना चाहता हूँ। तो मिलिम उसके टकले पे एक बॉन्क मारती है और बोलती है कि उठ जाओ और अब तुम निकलो यहाँ से। तभी ही मिलिम बोलती है कि ये बंदा तो मुझे पसंद आ गया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो लॉर्ड क्लेमेन की एक पपेट हूँ और मेरे हार्ट को वही कंट्रोल करते हैं। तो ये सीन पे मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि एंड में मिलिम यॉम के साथ ही रहे और वो खत्म ना हो, क्योंकि क्लेमेंट जो बंदा है वो असल में लोगों को एज अ पपेट यूज करता है और उनको फेंक देता है। ये बात ये लोगों ने हमें पहले ही बता दिया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि म्यूलिन ऐसे ही सिटी के थ्रू चल रही होती है और वहां पे सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं क्योंकि रिमुरु वहां पे आने वाला होता है। तो सब लोग हर एक चीज को सजा रहे होते हैं और उनका प्रिपरेशन चलता रहता है। तो ऐसे ही कुछ लेजर्डमैन चल के जाते हैं म्यूलिन के पास से और वो लोग म्यूलिन को हाय बोलते हैं, लेकिन उसमें से एक लेजर्डमैन रुक जाता है और म्यूलिन को देख रहा होता है। फिर वहां से म्यूलिन जब आगे निकलती है तो वो देखती है कि असल में यॉम और यॉम का जाने दुश्मन दोनों ही लड़ रहे होते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो म्यूलिन उनको देख रही होती है, लेकिन तभी ही म्यूलिन को क्लेमेन कांटेक्ट करता है। तो म्यूलिन पीछे भागती है और क्लेमेन से बात करती है। तो क्लेमेन उसको बोलता है कि ओए म्यूलिन तू बहुत अच्छा काम कर रही है, वेल अभी मैं तुझे तेरा नेक्स्ट मिशन देने वाला हूँ, तो कुछ टाइम के लिए तू शांत बैठ, तुझे थोड़े टाइम में तेरा नया मिशन मिलने वाला है और तूने अगर ये मिशन पूरा कर दिया तो मैं तुझे फ्री कर दूंगा, और अगर तूने ये मिशन नहीं किया तो मैं तुझे और जिस बंदे से तू प्यार करती है उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तो म्यूलिन बोलती है मैं किसी से प्यार नहीं करती। तो फिर क्लेमेन बोलता है कि अच्छा मुझे पता है कि तू उस बंदे से प्यार करती है जो कि वो हीरो है ना। तो म्यूलिन यॉम के पास देखती है और बोलती है कि प्लीज आप कुछ मत करिए। तो फिर क्लेमेन बोलता है कि बस तुझे मेरा ऑर्डर फॉलो करना है और उसके बाद मैं तुझे तेरा दिल वापस से दे दूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बेनीमारू रिमुरु के रूम में बैठा होता है सारे के सारे चीफ औरतों और इंटेलिजेंस वाले लोगों के साथ। तभी वहां पे सोए आता है और बोलता है कि उसने देखा है कि कुछ 100 के आसपास ह्यूमन नाइट्स हमारी तरफ आ रहे हैं और वो लोग यहाँ पे क्यों आ रहे हैं उसका हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन वो लोग बहुत तेजी से आ रहे हैं तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तभी ही बेनीमारू बोलता है कि हाँ कुछ समय में तो रिमुरु आने ही वाले, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ही उसके सामने का मैजिक ऑब है वो चमकता है और उसमें से वो सर्पेंट लेडी बोलती है कि प्लीज आप हमारे किंगडम के कुछ लोग को एज ए रेफ्यूजी अपने पास रखिए, हमारे किंगडम के ऊपर अटैक हो रहा है और हमारा किंगडम वॉर पे जाने वाला है। तो ये बोलता है कि वॉर पे किसके साथ जा रहा है, किस किंगडम के साथ जा रहा है वॉर पे। तो वो बोलती है किसी किंगडम के साथ नहीं, लेकिन डीमन लॉर्ड मिलिम के साथ जा रहा है वॉर पे। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि मिलिम इनके ऊपर हमला क्यों कर रही है। मिलिम ने तो कैरियन के साथ दोस्ती करके रखी थी, तो वो इसके ऊपर हमला क्यों कर रही है, कुछ न कुछ तो यहाँ पे झोल हो रहा है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये तीनों के तीनों ह्यूमंस यहाँ पे आ गए होते हैं रिमुरु की सिटी में और ये लोग बोलते हैं कि अब यहाँ पे हम हमारी एबिलिटी यूज करके इस सिटी में तहलका मचाने वाले हैं। तो इसमें से स्पाइकी बॉय बोलता है कि हमारा मिशन ये है कि हम इस सिटी के लीडर को मार देंगे और इस सिटी को अपने कमांड के अंदर ले लेंगे। ये
ये बात ध्यान में रखो तुम लोग। तभी ये लड़की बोलती कि हमें बस ये करना है कि इस सिटी में कैसे भी करके यहाँ के एक न एक सिटी वाले बंदे को अपने ऊपर अटैक करवाना है। उसके बाद हमारे जो मेन सिटी के लोग हैं वो लोग यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे कि ये सिटी ह्यूमंस के लिए अच्छा नहीं है और इसके ऊपर धड़ाधड़ हमला होगा। ऐसे वो लोग बोलते। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये हाईलाइट वाले बाल वाली बंदी गोब्जो के ऊपर गलत इल्जाम लगाती है। वो बोलती है गोब्जो ने उसको छेड़ा है, लेकिन तभी गोब्जो बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। तो ये लड़की गोब्जो का हाथ पकड़े खुद को धक्का मारती है और बोलती है अरे ये तो मेरे को धक्का मार रहा है। तो आसपास के सारे ह्यूमंस बोलते हैं अरे ये सिटी तो बहुत खराब है, यहाँ पे तो मॉन्स्टर्स असल में ह्यूमन के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो हमें इस सिटी को इतना अच्छा नहीं सोचना चाहिए। तभी स्पाइकी बॉय और नॉर्मल बंदा दोनों ही बोलते हैं कि हाँ, तो हाईलाइटेड बंदी अपना एबिलिटी यूज कर रही है। तब हमें मालूम पड़ता है कि हाईलाइटेड बंदी के पास एक एबिलिटी होता है कि वो जो भी बोलती है वो सब चीजों का लोगों के दिमाग के ऊपर असर पड़ता है और लोग उसका यकीन करते हैं और वो ऐसे ही लोगों को अपने कमांड में ले सकती है। तो तभी वहाँ पे सब लोग गोब्जो की बेइज्जती करते हैं और बोलते हैं कि गोब्जो बहुत बेकार है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे गोब्ता आता है और वो यहाँ पे आके गोब्जो को पकड़े बोलता है कि मैं गोब्जो की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। गोब्जो ने जो भी किया वो गलत किया, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। तो गोब्जो बोलता है कि क्या गोब्ता तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सही में ऐसा कुछ गलत काम किया? तो गोब्जो बोलता है नहीं, मुझे पता है कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया गोब्जो, लेकिन फिर भी मुझे इनसे माफी मांगनी ही पड़ी क्योंकि मुझे पता है ये लड़की झूठ बोल रही है। तो ये सब बात हाईलाइटेड बाल वाली बंदी सुन लेती है। वो बोलती है तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो गोब्ता बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि गोब्जो जो बंदा है ना वो दिल का बहुत साफ है, उसे सिर्फ लेडी शियोन पसंद है क्योंकि लेडी शियोन बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और तू तो बहुत दुबली पतली लड़की है, तो तेरे पे तो ये देखने भी नहीं वाला। तो ये सुन के सब लोग हंसने लगते हैं इस बंदी के ऊपर। तो वो बोलती है अरे मेरे पावर का असर हो ही नहीं रहा इनके ऊपर। तो वो बोलती है ठीक है अब तुम लोग खुद को खत्म कर दो, ऐसा वो बोलती है। और उसको लगता है कि उसने जो बोला है उसके साथ सब लोग अभी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसके पावर का इफेक्ट पड़ता है इन लोगों के ऊपर। तो इस वक्त यहाँ पे आती है शियोन और शूना बोलती है कि तो तुम्हारे पास ये एबिलिटी है कि तुम किसको भी कुछ भी बोलो तो तुम उनके ब्रेन वेव्स के साथ खेल सकती हो और उनको अपने कमांड के अंदर ले सकती हो। तुम हमारे सिटी के लिए बहुत ही खतरनाक हो, तो मैं तुमसे प्यार से कहूंगी तुम तीन लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। लेकिन तभी ये लोग बोलते हैं कि हम यहाँ से नहीं निकलने वाले हैं। ऐसा बोल के ये लोग आगे बढ़ते हैं शूना के ऊपर अटैक करने के लिए। तो शियोन यहाँ पे आती है, वो अपना स्वॉर्ड बाहर निकालती है और बोलती है मैं तुमको एक लास्ट चांस देती हूँ, चुपचाप यहाँ से निकलो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो स्पाइकी बॉय और नॉर्मल बॉय दोनों ही अपना वेपन निकालते हैं और बोलते हैं अब हम लड़ेंगे तुमसे। तो स्पाइकी बॉय लड़ता है शियोन के साथ, मीनवाइल गोब्ता लड़ता है नॉर्मल बॉय के साथ। तब तक हमें दिखाते हैं कि मिलिन भाग रही होती है एक कोने की तरफ क्योंकि उसको क्लेमेन ने बोला होता है कि अब तुम्हें तुम्हारा फाइनल एक्ट करना है, तुम्हें एक एंटी मैजिक बैरियर बनाना है और वो पूरे एरिया में एक बैरियर बना के वहां पे रहने का है और तुम्हें एक पिलर बन के वहां पे रहना है। तुम ये काम कर लो और मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तो मिलिन ऐसे ही भागती रहती है, लेकिन तभी यहाँ पे यॉम का चाचा दुश्मन आता है और वो इसे रोकने लगता है। वो बोलता है कि ओए म्यूलिन, मुझे पता है कि तू एक इंसान नहीं है और तू एक माजिन है। और वो बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुझे शायद क्लेमेन कंट्रोल कर रहा है, तो अगर ऐसा कुछ है तो तू मुझे बता, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। तो म्यूलिन अपने माजिन वाले रूप में आती है और बोलती है कि यॉम के जाने दुश्मन, मैं तुझे अपना दोस्त मानती हूँ और मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए तू यहाँ से चुपचाप निकल जा, प्लीज मुझे मेरा मिशन कैरी आउट करने दे। और ये सब चीज यॉम भी देख लेता है। तो यॉम यहाँ पे आता है और वो मिलिन को बोलता है म्यूलिन तुम क्या कर रही हो? तुम अगर किसी के कंट्रोल के अंदर हो तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो म्यूलिन बोलती है क्या तुझे दिखता नहीं है कि मैं एक माजिन हूँ, चल मुझसे दूर हो जा। तो यॉम बोलता है कि म्यूलिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा बोल के वो म्यूलिन को हक कर लेता है। तो यॉम का जाने दुश्मन यॉम को पकड़ता है, बोलता है ओए भाई तू चांस मार रहा है इसके ऊपर। और ये सब होने के बाद म्यूलिन स्माइल करते और बोलती है थैंक यू यॉम, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मुझे स्ट्रेंथ मिल चुका है। ऐसा बोल के वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव करती है और वो यूज करती है उसका मैजिक और एक एंटी बैरियर यहाँ पे बना देती है। और ये सीन बहुत खतरनाक होता है, उसके आसपास बैरियर बन जाता है और पूरे के पूरे सिटी के ऊपर एक बैरियर बनता है। मीनवाइल बाहर से आए हुए सारे के सारे ह्यूमन वाले लोग भी बाहर एक और बैरियर बना देते हैं। जो लोग बनाते हैं एक ऐसा बैरियर जिस वजह से इनका कम्युनिकेशन पूरी तरह से रुक जाता है। तो यहाँ पे दो बैरियर बन गए होते हैं, एक बैरियर इनका कम्युनिकेशन रोक रहा होता है और एक बैरियर इनके सारे के सारे मैजिकल पावर्स को सप्रेस कर रहा होता है। तो जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पे होते हैं वो लोग वीक हो जाते हैं। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि जब शियोन लड़ रही होती है स्पाइकी बॉय से तो वो एकदम से हाफने लगती है। वो पहले तो स्पाइकी बॉय को खतरनाक लात मारती है और स्पाइकी बॉय बोलता है तुम बहुत पावरफुल हो, लेकिन उसके बाद शियोन की पावर कम हो जाती है क्योंकि ये बैरियर की वजह से। तो स्पाइकी बॉय बोलता है अब मैं तुझे आराम से खत्म करूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु उसके स्कूल से बाहर निकलता है, उन सब बच्चों को बाय बोलता है और उनको अपना मास्क और रोप देकर निकल लेता है। ये पार्ट मैंने सीजन 1 में पहले ही कवर किया था। ऐसे ही वो जब आगे निकलता है तो वो एक जगह आके रुक जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो रंगा तुम मेरे अंदर घुस जाओ। तो जैसे ही रिमुरु वहां पे खड़ा होता है तो वो देखता है कि उसके आसपास एक और बैरियर बन जाता है जो कि वो सेम बैरियर होता है जिसने इन लोग के पावर को हाफ में कम कर लिया होता है। और यहाँ पे एक और बैरियर बनता है और रिमुरु की पावर और कम हो जाती है। और तभी यहाँ पे सोए का एक बॉडी डबल आता है और वो बोलता है रिमुरु आप यहाँ से भाग जाओ, हमारे किंगडम के ऊपर इस वक्त अटैक हो रहा है और ये बहुत बुरा हाल चालू है किंगडम का। तो रिमुरु ये सब देख के टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि ओए तू जो भी है, जो भी मेरे ऊपर अटैक कर रहा है, फटाक से मेरे सामने आ, मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। और तभी रिमुरु के पीछे से एक हीरो चल के आ रही होती है और ये हीरो बहुत ही बैडएस लगती है इस सीन में। ये यहाँ पे आने के बाद रिमुरु को बोलती है कि रिमुरु
टेम्पेस्ट, मैं तुम्हें खत्म करने वाली हूँ और मैं हूँ एक होली नाइट, उनकी एक्चुअल कमांडर हूँ मैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये नॉर्मल बंदे ने गौप्ता की हालत बहुत खराब कर दी होती है और गौप्ता बहुत बुरे हाल में होता है, यहाँ तक कि इसने गौप्ता के पीठ पे एक तलवार मार के उसका खून भी निकाल दिया होता है। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे बुढ़ऊ आता है और वो इस बंदे को रोक देता है गौप्ता को खत्म करने से, और वो बोलता है कि तुमने मेरे स्टूडेंट की ऐसी हालत कैसे की, अब तुझे मैं संभालूंगा। लेकिन जब बुढ़ऊ इससे लड़ रहा होता है तो गौप्ता बोलता है कि बुढ़ऊ की तो स्पीड बहुत कम हो गई है, इसका रीजन क्या है। तब शूना इसको बोलती है कि असल में हम सबकी पावर बहुत कम हो चुकी है, हम लोग सिर्फ हमारा 1% पावर यूज कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे किसी ने एक एंटी मैजिक बैरियर बना दिया जो हम सब मॉन्स्टर्स की पावर को कम कर देता है। तो गौप्ता बोलता है अरे बाप रे, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन तभी ही नॉर्मल बंदा बुढ़ऊ का पेट फाड़ देता है, जो देख के गौप्ता एकदम टेंशन में आ जाता है। वो जाता है बुढ़ऊ को बचाने के लिए, लेकिन ये नॉर्मल बंदा गौप्ता के सर पे अपना लात मार के उसको वहीं पे दबा देता है और फिर ये जाता है शूना के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी गॉब्जो यहाँ पे आता है और बोलता है कि तुम शूना को हाथ नहीं लगा सकते हो, लेकिन ये बंदा गॉब्जो के ऊपर भी अटैक मार देता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि शियोन लड़ रही होती है स्पाइकी बॉय के साथ और शियोन की भी हालत बहुत खराब हो गई होती है, उसके अटैक का स्पीड बहुत कम हो गया होता है और वो इतनी पावरफुल नहीं रहती है। तो ये बंदा शियोन को एक अटैक मारता है और शियोन दूर जाके गिरती है। मीनवेल उसके बाद शियोन यहाँ पे आती है और वो ये बंदे के ऊपर एक हमला करती है, तभी ये बंदे का गाल थोड़ा वो काट देती है। तो ये बंदा बोलता है कि अभी तो चीजें इंटरेस्टिंग हो ही रही थी कि ये लोग यहाँ पे आ गए, और तभी हमें दिखाते हैं कि वो होली नाइट के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये बंदा बोलता है कि मुझे बचाओ, मेरे ऊपर ये मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया है। तो ये लोग बोलते हैं कि अब हम इस मॉन्स्टर वाले किंगडम को खत्म कर देंगे। ऐसा बोल के लोग एक बच्ची की तरफ चार्ज करते हैं उसको मारने के लिए। तो शियोन भाग के जाती है वो बच्ची को बचाने के लिए। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि पूरे के पूरे किंगडम की वाट लग गई होती है और हर जगह पे आग लगी हुई होती है और बहुत सारे लोगों की बॉडी पड़ी होती है हर जगह पे। तो इसका ये मतलब है कि रिमुरु का पूरा किंगडम इस वक्त डिस्ट्रॉय हो रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि रिमुरु यहाँ पे ये हीरो से लड़ रहा होता है। वो उसको बोलता है कि ओए तेरा नाम क्या है, मुझे तेरा नाम तो बता। तो वो बोलती है कि मेरा नाम है, मैं हूँ एक होली एम्पायर की चीफ नाइट ऑफ द इंपीरियल गार्ड्स एंड मैं हूँ कैप्टन सारे के सारे होली नाइट्स का, मेरा नाम है हिनाटा साकागुची। तो जब रिमुरु इसका नाम सुनता है कि इसका नाम हिनाटा है तो वो बोलता है ओए तू तो हिनाटा है, मुझे तेरे बारे में शिजू ने बताया था। तो ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम शिजू सान को जानते हो, तुम ही वो हो जिसने शिजू को मारा था, है ना। ऐसा बोल के ये अपने स्वॉर्ड से रिमुरु के ऊपर एक हमला करती है और ये अटैक रिमुरु को एक्चुअली लगता भी है। रिमुरु इसको बोलता है कि तुम रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करना है, तुम्हें गलत फैमिली हुई है, मुझे शिजू ने बोला था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। लेकिन ये बंदी कुछ बात नहीं सुनती और वो रिमुरु के ऊपर अटैक करती रहती है और ऐसे रिमुरु को एक दो फटके और लग जाते हैं। रिमुरु बोलता है ये अटैक मुझे एक्चुअली लग कैसे रहा है। तो उसका ग्रेट सेज उसको बोलता है ये जो स्वॉर्ड ये यूज करे ये असल में तुम्हारे फिजिकल बॉडी को नहीं टारगेट कर रहा है, ये तुम्हारे स्पिरिचुअल बॉडी को टारगेट कर रहा है। तो इसी वजह से ये तुम्हें 7 अटैक में खत्म कर सकती है और अभी तुम्हारे ऊपर 4 अटैक लग चुके हैं, तो 3 अटैक और लगे तुम्हें तो तुम खत्म हो जाओगे प्रॉपर्ली। तो ये सुनने के बाद रिमुरु बोलता है कि ओए तू मेरी बात तो सुन, लेकिन ये बंदी उसकी बात सुनती ही नहीं है। रिमुरु उसको बोलता है कि मैं जापान से हूँ, मैं खुद तुम्हारी तरह जापान से हूँ, तुम मुझे क्यों मार रही हो। तो ये बोलते कि हाँ मुझे पता है और मेरे इंटेल ने मुझे बोला था कि तू ही वो है जिसने शिजू सान को मारा था, इसलिए मैं तुझे छोड़ नहीं सकती हूँ। तो रिमुरु बोलता है कि तुझे ये इंटेल किसने दिया और मेरे बारे में कौन ये सब अफवाह फैलाया जिसे पता है कि मैं जापान से हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा कौन है जिसने मतलब हिनाटा को रिमुरु के बारे में बताया था। उसके बाद रिमुरु अपना स्वॉर्ड निकाल के हिनाटा से लड़ता रहता है और इसी अटैक में रिमुरु को और 2 फटके लग जाते हैं। तब ये बोलती है कि मेरा ये जो ब्लेड है ये है एक रेनबो ब्लेड, इसका नाम है डेथ रेनबो, और इस ब्लेड की स्पेशलिटी ये है कि मैं किसी भी बंदे को इससे जब 7 बार मारती हूँ तो 7वें स्ट्राइक में वो बंदा कुछ भी हो कोई भी हो वो खत्म हो ही जाता है। तो रिमुरु बोलता है हाँ मुझे ये पता है। तो ऐसा बोल के रिमुरु उससे लड़ता है और वापस से रिमुरु उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करता रहता है, लेकिन वो बच नहीं पाता है एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद रिमुरु अपने अंदर से इफ्रिट को बाहर निकालता है और बोलता है इफ्रिट तुम मेरी जगह लड़ो। तो ये बंदी इफ्रिट के ऊपर भी अटैक करती है और अपना मैजिक मारती है उसको, और ये इफ्रिट को असल में चुराने का कोशिश करती है रिमुरु से। तो रिमुरु क्या करता है वो इफ्रिट को वापस से अपने अंदर ले लेता है और बोलता है ओए चोर तू ये क्या कर रही थी, तू मेरे इफ्रिट को क्यों चुरा रही थी। तो ये बोलती है अच्छा तो तुम्हें मालूम पड़ गया। फिर रिमुरु बोलता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही चांस बचा है, अगर मुझे इस बंदी ने एक फटका और मार दे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ऐसा बोलता है रिमुरु और रिमुरु फिर अपने ग्रेट सेज को बोलता है ग्रेट सेज अब तुम मेरा ग्लटनी मोड प्रॉपर्ली अवेकन और एक्टिव कर दो। ऐसा बोलने के बाद रिमुरु पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता है और ये बंदी उड़ के जाती है रिमुरु के पास उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फिर उसके बाद जैसे ही हिनाटा रिमुरु के ऊपर अपने स्वॉर्ड से हमला करती है तो रिमुरु ने तो अपना ग्लटनी वाले मैजिक को एक्टिवेट कर दिया होता है, तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और इसके साथ ही साथ हिनाटा का स्वॉर्ड भी उसके अंदर रहता है। और इसके बाद जो होता है वो बहुत ही एपिक होता है। रिमुरु की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है और वो अपने एकदम बजरकर वाले स्टेट में आ जाता है। इस स्टेट में उसके अंदर उसने जितने भी टाइप के मॉन्स्टर्स को खाया रहता है उसके ग्लटनी वाले मैजिक से, उन सबका एक एक कंपोनेंट उसके बॉडी में आ जाता है और वो एकदम खतरनाक दिखता है। ये वाले सीन में उसके एक हाथ के ऊपर रंगा का फेस होता है और एक हाथ के ऊपर एक ड्रैगन टाइप का स्नेक का फेस होता है, उसके विंग्स निकल आते हैं और वो खुद एकदम खतरनाक दिखता है, उसके 4-5 आंखें भी आ जाती है और ये ट्रांसफॉर्मेशन एकदम कूल होता है। फिर तभी हिनाटा बोलती है कि अगर मेरे रेनबो वाले स्वॉर्ड ने तुम्हें नहीं मारा 7 अटैक के बाद तो इसका ये मतलब है कि तुम्हारे पास सोल है ही नहीं, तुम तो एक रियल मॉन्स्टर बन चुके हो। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर कुछ तो भी कार्ड्स फेंकती है जो कार्ड्स का भी असर नहीं होता है रिमुरु के ऊपर। तो उसके बाद वो 5 स्पिरिट्स को समन करती है, लेकिन वो स्पिरिट्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं रिमुरु का। रिमुरु इन सबको आसानी से मारता रहता है और जैसे ही रिमुरु बिजी रहता है इन सब स्पिरिट्स को मारने में, उसी टाइम पे हिनाटा अपना एक स्पेल कास्ट करती है जो स्पेल बहुत खतरनाक होता है। इसका पूरा बिल्डअप ही खतरनाक होता है। रिमुरु के आसपास मल्टीपल सर्कल्स आ जाते हैं और उसके ऊपर
ऊपर डिसइंटीग्रेशन का स्पेल गिरता है जो कि पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है और इस स्पेल में रिमुरु ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। फिर हिनाटा बोलती है कि चलो मैंने शिजुसान को अवेंज कर दिया है, अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल रिमुरु तो कोने में छुपा हुआ रहता है। फिर हमें रिमुरु बताता है कि जब वो इफ्रिट को उसने समन किया था और इफ्रिट से अटैक करवा रहा था वो हिनाटा के ऊपर, तभी उसने एक डबल गैंगर को समन कर दिया था और उसके समन करने के बाद रिमुरु उसके पास में से निकल के कोने में छुप गया था क्योंकि उसे पता था कि वो इसको नहीं हरा सकता है। तो इसी वजह से असली रिमुरु यहाँ बच गया था और उसका जो बॉडी डबल था वो मरा था इस स्पेल में, तो इसीलिए असली रिमुरु एकदम से सेफ है। लेकिन रिमुरु बोलता है कि अगर मैं इससे अकेले लड़ता तो मैं डेफिनेटली खत्म हो गया होता। फिर उसके बाद रिमुरु रंगा के ऊपर बैठ के टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है अपने सिटी के अंदर, लेकिन वो नहीं कर पाता है क्योंकि वहां पे एक मैजिकल बैरियर होता है। तो वो सिटी के पास में जहां पे वो वेल्डोरा केव होता है वहां पे समन करता है खुद को, और जैसे ही वो वहां पे टेलीपोर्ट होता है तो वो देखता है कि वहां पे सोए की पूरी गैंग रहती है और साथ ही साथ गाबीमारू भी रहता है। तो वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तो ये लोग उनको पूरा सिचुएशन बताते हैं कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये लोग इनको बताते हैं कि ह्यूमंस ने आके यहाँ पे मैजिकल बैरियर्स कास्ट कर दिया है जिस वजह से हम लोग न बैरियर के अंदर जा पा रहे हैं न कोई अंदर से बाहर आ पा रहा है। ये बैरियर इतना पावरफुल है कि इसने सारे के सारे मॉन्स्टर्स की एनर्जी को कम कर दिया है। तो रिमुरु बोलता है ठीक है मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है। तो रिमुरु जाता है बैरियर के पास, बैरियर को टच करता है और बोलता है अच्छा तो ये जो बैरियर है ये ऑलमोस्ट वो हिनाटा के बैरियर जैसा ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा अलग लेवल का है, कम पावरफुल है ये, तो मैं इसके आर पार तो जा ही सकता हूँ। फिर इसके बाद रिमुरु बोलता है कि सोए तुम एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और वो ह्यूमंस लोग को फॉलो करो और पता लगाओ कि वो लोगों ने उनका बैरियर कैसे कास्ट किया, क्योंकि हमें ये दोनों के दोनों बैरियर को तोड़ना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद रिमुरु एक धागा बांधता है सोए के हाथ में और बोलता है कि सोए हम इसी धागे के थ्रू बात करेंगे। ऐसा बोल के वो बैरियर के अंदर घुसता है और जैसे ही बैरियर के अंदर घुसता है तो वो देखता है कि हर जगह पे आग लगी हुई होती है, पूरा उसका सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और बहुत सारे लोगों की बॉडीज पड़ी होती है। तो ये सब देख के रिमुरु थोड़ा टेंशन में आ जाता है। लेकिन तभी वहां पे हमारा गॉब्लिन्स का चीफ आता है और वो आके रिमुरु को पूरा सिचुएशन बताता है। तभी रिमुरु एक जोर की आवाज सुनता है और वो आवाज बेनीमारू की होती है। तो रिमुरु वहां भाग के जाता है तो देखता है कि असल में बेनीमारू लड़ रहा होता है यॉम के जानी दुश्मन से। तो बेनीमारू से ये सब पूछता है कि क्या हो रहा है बेनीमारू, तुम मुझे बताओ। तो बेनीमारू उसको पूरा सिचुएशन बताता है कि ये जो यॉम का जानी दुश्मन है ये और यॉम दोनों ही मिलकर ये माजिन को बचा रहे हैं और यही माजिन है जिस वजह से हमारी सिटी के ऊपर ये एंटी मैजिक बैरियर बन चुका है। तो रिमुरु यॉम और यॉम के जानी दुश्मन इनसे पूछता है कि तुम लोग मुझे ये बताओ कि तुम लोग इस माजिन को क्यों बचा रहे हो। तो यॉम बोलता है कि सर मैंने आपको बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है, रीजन ये है कि इस बंदी को क्लेमेन कंट्रोल कर रहा है और ये बंदी उसके कंट्रोल में होकर ये सब उसने किया है, प्लीज आप इसे माफ कर दो। तो रिमुरु बोलता है कि इसका पनिशमेंट तो मैं साइड में रख सकता हूँ लेकिन पहले मुझे सिचुएशन देखने दो कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद रिमुरु आगे बढ़ता है उसकी सिटी में और जाके देखता है कि हर जगह खून खून होता है और जब वो मेन जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे बहुत सारे गॉब्लिन्स की बॉडी पड़ी हुई होती है और ये देख के रिमुरु का दिमाग फटने लगता है। वो बोलता है ये सब कैसे हुआ। तो फिर एक गॉब्लिन बोलता है कि सर आप ही का रूल था कि हम लोग ह्यूमंस को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाए, ये सब ह्यूमंस ने किया है। वो लोग यहाँ पे घुसे, होली चर्च के लोग थे वो लोग, और वो लोगों ने हमें अपना दुश्मन डिक्लेयर करके हमें धड़ाधड़ काट काट के मारा है। तो ये सुनने का रिमुरु का दिमाग और गर्म होता है। वो बोलता है कि मेरे रूल की वजह से मेरे सिटीजन्स मर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत चीज हुआ है और इसमें पूरी की पूरी गलती मेरी है। तभी ये म्यूलन बोलती है कि असल में इसमें गलती मेरी है, मैंने वो एंटी मैजिक बैरियर लगा दिया था इस वजह से ये सब हुआ। तो रिमुरु का दिमाग और गर्म होता है और वो ऑलमोस्ट म्यूलन के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है म्यूलन तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो मेरे मीटिंग रूम में और हम वहां जाके बात करेंगे। फिर इसके बाद रिमुरु मीटिंग रूम में बैठता है सबके साथ और वहां पे उनसे पूछता है कि मुझे बताओ क्या हुआ। तो ये लोग बताते हैं कि फालमुद के किंगडम के ह्यूमंस यहाँ पे आए थे और वो लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किया और वो लोगों ने एक एक करके हमारे सारे गॉब्लिन्स को मारना स्टार्ट किया और बाद में उन्होंने बोला कि वो लोग एक हफ्ते बाद उनकी पूरी आर्मी लेके आएंगे और पूरे के पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर रिमुरु पूछता है कि वो लोगों ने ऐसा क्यों किया। तो हमें ये मर्चेंट बोलता है कि इसका रीजन ये हो सकता है कि आपका जो सिटी है वो इन लोग के ट्रेड सेंटर के बीच में आ रहा है और इसी वजह से ये लोग का ट्रेड अच्छे से हो नहीं पा रहा है, मेन रीजन वही हो सकता है। फिर म्यूलन रिमुरु को बताती है कि असल में म्यूलन जो है वो एक माजिन है और वो लॉर्ड क्लेमेन को अपना गुरु मानती है और वो उसी के लिए काम करती है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि क्लेमेन ने इसके दिल को अपने पास रखा है और वो कुछ नहीं कर सकी। फिर इसके बाद म्यूलन बोलती है कि असल में तो मैं उसकी एक बस पपेट जैसी हूँ, उसने मुझे जो काम बोला मुझे वो करना ही पड़ा क्योंकि उसने मेरे दिल को अपने पास रखा है और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरा दिल तोड़ के मुझे ऑन द स्पॉट खत्म कर सकता है। तो यॉम बोलता है कि प्लीज सर आप इसे माफ कर दीजिए, ये बेचारी कुछ नहीं कर सकती है इसमें। तो रिमुरु बोलता है ठीक है मैं कुछ समय के लिए तुम्हें डिटेंशन में रखता हूँ यॉम के साथ, मैं तुम्हारे पनिशमेंट के बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मुझे सिचुएशन को समझने दो यहाँ पे। फिर इसके बाद रिमुरु जाता है हॉस्पिटल वाले एरिया में और वहां पे जाके वो देखता है कि गौप्ता और तो और हमारा बुढ़ऊ दोनों की हालत बहुत खराब रहती है, वो लोग ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होते हैं। तो रिमुरु उनके ऊपर अपना पोषण डालता है और उसके बाद अपने मैजिक से उन लोग को ठीक कर देता है। फिर उसके बाद वो बोलता है अरे अरे मैंने बहुत टाइम से शियोन को नहीं देखा, वो कहाँ पे है। तो बेनीमारू बोलता है कि सर आप प्लीज मेरे साथ चलिए। ऐसा बोल के बेनीमारू रिमुरु को लेके जाता है उस जगह पे जहाँ पे सबकी बॉडी बिछी हुई होती है और इस पूरे के पूरे रास्ते में लेफ्ट और राइट साइड पे सारे के सारे गॉब्लिन्स की बॉडी पड़ी हुई होती है। तो रिमुरु बोलता है कि ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है, प्लीज वो नहीं हो जो मैं सोच रहा हूँ। और बेनीमारू रिमुरु को लेके जाता है उस जगह पे जहाँ पे शियोन की बॉडी होती है। तो हाँ शियोन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। ये चीज देख के मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन इसका अब कुछ नहीं हो सकता। हमारी फेवरेट ओग गर्ल अब इस एनिमे में नहीं रही। तो सब लोग कमेंट्स में टाइप कर दो रेस्ट इन पीस शियोन। फिर जब रिमुरु ये सब देखता है तो रिमुरु खुद उड़ जाता है, उसके आसपास से उसकी सारी मैजिक की ऑरा बाहर लीक करने लगता है और वो सबको बोलता है प्लीज तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेले रहना है। इसके बाद रिमुरु अपना मास्क पहनता है और वो रोने लगता है यहाँ बैठ के। वो बोलता है ये सब क्या हो गया, ये सब
सब मेरे गलती की वजह से हुआ है? क्या मैंने जो भी किया वो सब गलत था? क्या मुझे स्कूल से जल्दी आ जाना चाहिए था? मेरे वजह से मेरे लोग खत्म हो रहे हैं। शियोन जो मेरी सेक्रेटरी थी, मेरे इतने क्लोज में थी, वो खत्म हो चुकी है। मुझे ये चीज समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे हुआ। रिमुरु यहाँ पे एकदम से टूट जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद रिमुरु डिसाइड करता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता इन लोग के लिए, तो वो बोलता है कि मैं तुम लोग की बॉडी को अपने अंदर रख लेता हूँ ताकि तुम लोग की बॉडी पीसफुली रह सके। मैं तुम लोग को वापस नहीं ला सकता हूँ, मैं जानता हूँ ये बात। लेकिन उसी वक्त पीछे से आती है हमारे हीरोज की गैंग और इसमें होती है एरेन। ये एरेन येगर नहीं, ये नॉर्मल एरेन है। एरेन यहाँ पे आने के बाद बोलती है कि सर रिमुरु, मैं एक एल्फ हूँ और मैं आपको एक फेरी टेल बताना चाहती हूँ जिस वजह से शायद हम लोग इन सबको वापस से ला सकते हैं। तो ये सुन के रिमुरु बोलता है कि ये जो भी स्टोरी है तुम मुझे तुरंत बताओ। अगर यहाँ पे 0.0000001% चांस भी है कि मैं ये लोग को वापस से जिंदा कर सकता हूँ तो मैं ये करके रहूंगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि सोए ने सारे के सारे ह्यूमंस की एरिया को डिटेक्ट कर लिया होता है और उनके मैजिकल बैरियर्स को भी देख लिया होता है। वो एक मैजिक स्टोन होता है जो 4 जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और इन्हीं मैजिकल स्टोन्स की मदद से ये लोग ने ये बैरियर को बना के रखा होता है। तो रिमुरु बोलता है कि प्लीज एरेन तुम मुझे स्टोरी बताओ। तो एरेन हमें स्टोरी बताती है कि एक किंगडम में एक लड़की होती है और एक ड्रैगन लॉर्ड होता है। वो लड़की और वो ड्रैगन लॉर्ड दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और जब वो लोग का एक बच्चा होता है तो वो एक लड़की होती है जो कि उस किंगडम की रानी बनने वाली होती है। लेकिन वो हमेशा अकेली रहती है क्योंकि जो ड्रैगन लॉर्ड होता है वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो वो ड्रैगन लॉर्ड क्या करता है, वो अपने बॉडी के एक पार्ट को एक पेट ड्रैगन बना के वो लड़की के पास भेजता है और लड़की वो ड्रैगन से बहुत क्लोज हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद किंगडम के लोग उस ड्रैगन को मार देते हैं जिस वजह से वो लड़की का दिमाग खराब हो जाता है और वो पागल हो जाती है। वो पागल होने के बाद वहाँ के सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है और इसी वजह से वो एक डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जैसे ही एक डीमन लॉर्ड बनती है तो वो लड़की उस ड्रैगन को वापस से रिवाइव कर देती है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जैसे ही वो डीमन लॉर्ड बनती है तो उसको पावर मिलता है उसको रिवाइव करने का। लेकिन यहाँ पे वो जो ड्रैगन था उसकी जो रियल सोल थी वो कभी की निकल चुकी होती है। तो उस वजह से वो जो ड्रैगन रिवाइव होता है वो एक पागल ड्रैगन रहता है। वो आके इस सिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इन दी एंड वो बंदी को उस ड्रैगन को भी सील करना पड़ा अपने अंदर। और ये जब स्टोरी हमें बताती है तो ये जो डीमन लॉर्ड की बात करती है वो बहुत ही ज्यादा मिलिम के जैसी दिखती है। तो क्या ये मिलिम की बैक स्टोरी बता रही है हमें, ये मुझे नहीं पता है। वेल ये सब सुनने के बाद रिमुरु बोलता है कि बात जो तुम बोल रही हो वो मुझे सुन के उसमें दम तो लग रहा है कि अगर मैं एक डीमन लॉर्ड बन गया तो मैं इन्हें रिवाइव कर सकता हूँ। लेकिन क्या फायदा उसमें, इन लोग की सोल तो अभी निकल चुकी होगी। लेकिन तभी ही ग्रेट सेज रिमुरु को बोलता है कि नहीं, इनका सोल अभी भी यहाँ पे है। ये जो मैजिक बैरियर है वो एक कवच की तरह काम कर रहा है और उसने इनके सोल को यहाँ पे अटका के रखा है। उनका सोल यहाँ से अब तक बाहर नहीं गया है। तो जब तक ये बैरियर यहाँ पे है तब तक उनका सोल बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप डीमन लॉर्ड बन गए तो आप इनको इनके सोल के साथ रिवाइव कर सकते हो। तो ये सुनने के बाद रिमुरु को तो एकदम जान में जान आ जाती है। तो वो बोलता है कि कितना % चांस है कि मैं इनको रिवाइव कर सकता हूँ। तो ग्रेट सेज बोलता है कि 3.14% जो कि इक्वल टू होता है पाए के। फिर उसके बाद ग्रेट सेज रिमुरु को बोलता है कि सर आपको एक डीमन लॉर्ड बनने के लिए 10,000 ह्यूमंस का बलिदान देना पड़ेगा और उसके साथ ही साथ आपके अंदर डीमन लॉर्ड का सीड पहले से ही है जो आपको तब मिला था जब आपने उस ओक लॉर्ड को खा लिया था, क्योंकि वो ओक लॉर्ड के अंदर वो सीड था। तो वो सीड आपके अंदर आ चुका है। तो इसी वजह से अगर आपने 10,000 लोगों को एक साथ मार दिया और उनके सोल को कंज्यूम कर लिया और उसको सैक्रिफाइस करके डेविल को दे दिया है तो आप एक डीमन लॉर्ड बन जाओगे। तो ये सुनने का रिमुरु बोलता है कि चलो ये बात तो अच्छा है, मैं ये कर सकता हूँ। और तभी उसको मालूम पड़ता है कि हाँ, फालमुथ किंगडम के लोग तो अटैक करने ही वाले हैं और उनकी आर्मी में 20,000 लोग हैं। तो रिमुरु बोलता है कि मैं उन सबको खत्म करके डीमन लॉर्ड बन जाऊंगा। फिर उसके बाद अगले सीन में रिमुरु जाता है म्यूलिन के रूम में और उसको बोलता है म्यूलिन, मैंने तुम्हारा पनिशमेंट सोच लिया है और तुम्हारा पनिशमेंट ये है कि तुम्हें मरना पड़ेगा। ये सुनने का यॉम पागल हो जाता है। यॉम अटैक करता है इन लोग के ऊपर लेकिन ये लोग रोक देते हैं यॉम को। तभी म्यूलिन यॉम को पकड़ते और बोलती है यॉम आई लव यू, ऐसा बोल के वो यॉम को किस कर देती है। उसके बाद रिमुरु अपना हाथ लेता है और वो अपना हाथ घुसेड़ देता है म्यूलिन के छाती के अंदर और उसके दिल को तोड़ देता है। लेकिन इसके बाद म्यूलिन मरती नहीं है। तो फिर रिमुरु बोलता है कि मैंने तुम्हें ठीक कर दिया है। वेल तुम्हारे अंदर जो नकली दिल था इस वक्त वो असल में क्लेमेन एज अ बग यूज कर रहा था, मतलब वो हमारी सारी बातें सुन रहा था, इसलिए मैंने उस नकली हार्ट को तोड़ दिया और तुम्हें एक आर्टिफिशियल हार्ट मेरा अपना वाला बना के दिया है। तो इस वजह से म्यूलिन तुम अब फ्री हो चुकी हो क्लेमेन के चंगुल से, तुम्हारा वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये देखने के बाद म्यूलिन खुशी से एकदम खुश हो जाती है और तो और यॉम भी बहुत खुश हो जाता है और उसका जानी दुश्मन भी खुश हो जाता है। फिर उसके बाद रिमुरु बोलता है कि वेल यॉम और म्यूलिन, मुझे अब तुम्हारा हेल्प लगेगा। म्यूलिन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो शियोन और बाकी लोगों को वापस जिंदा करने में। मैंने पूरा सोच लिया कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वो बोलता है कि और फिर उसके बाद जब मैं इन सब 10,000 लोगों को मार दूंगा तो फिर फालमुथ किंगडम का नया किंग बनेगा यॉम, क्योंकि मैं उनके किंग को ही मारने वाला। तो यॉम बोलता है अरे मैं कैसे किंग बनूंगा। रिमुरु बोलता है ये सब के ऊपर तुम टेंशन मत लो। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु एक और मीटिंग रखता है और वहाँ पे बोलता है कि उसका टॉपिक ये है कि अभी से ये लोग ह्यूमंस के साथ कैसा बिहेव करेंगे और बाकी लोग को रिवाइव कैसे करना है। फिर उसके बाद अगले सीन में रिमुरु सबको बताता है कि कैसे वो डीमन लॉर्ड बनने वाला है और वो क्यों डीमन लॉर्ड बनने वाला है। वो सेम स्टोरी इन लोग को बताता है। वो ड्रैगन प्रिंसेस का उनकी बच्ची के साथ एक ड्रैगन का पेट होता है, वो मर जाता है। वो सेम स्टोरी वो इनको बताता है, बोलता है कि मैं ये सेम स्टोरी के ऊपर बिलीव करके एक डीमन लॉर्ड बन के शियोन और बाकी सबको रिवाइव कर दूंगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है वो मैं अभी तुम्हें मेरे पास्ट के बारे में बताता हूँ कि मैं खुद पहले एक इंसान था जो मेरे वर्ल्ड में खत्म हो गया था और उसके बाद जब मैं इस दुनिया में आया तो मैं स्लाइम बन गया और उसके बाद मैं तुम सब लोग से मिला। इसीलिए मैं ह्यूमंस के साथ थोड़ा अच्छा रहने का बिहेव कर रहा था। लेकिन
लेकिन अब मुझे कुछ चीजें चेंज करनी पड़ सकती है। फिर उसके बाद रिमोरू बोलता है कि मुझे पता है कि इस सब में मेरी ही गलती है, मैं वहां पे थोड़ा टाइम और रुक गया था मेरे स्कूल में, इस वजह से यहाँ पे ये सब हुआ, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं सबको बचा लेता था। तो फिर बेनीमारू बोलता है कि नहीं सर, इसमें आपकी गलती नहीं है, आपके होने की वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हो चुके थे और हम लोग ने कभी खुद के ट्रेनिंग को इतना हार्ड किया ही नहीं कि हम लोग खुद स्ट्रॉन्ग बन सके, इसलिए सर इसमें हमारी गलती है। ऐसे ये लोग तू मैं करते रहते, तो हमारा बुढ़ऊ इनको रोकता है और बोलता है कि असल में इसमें हम सबकी गलती है सर, आपकी गलती भी है और हम सबकी गलती है, तो हम सबको इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। और रही बात आपके ह्यूमन होने की और डीमन लॉर्ड बनने की, हम लोग आपको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप ह्यूमन थे कि नहीं, आप हम लोग के लिए स्लाइम रिमोरू है और हमारे गुरु हैं, तो हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे। आप जब डीमन लॉर्ड बन जाओगे तो भी हम आपको फॉलो करते रहेंगे। फिर उसके बाद हमारा डॉफ बोलता है कि अब हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि आज से हम लोग ह्यूमंस के बारे में क्या सोचेंगे और कैसे उनको ट्रीट करेंगे। फिर रिमोरू बोलता है कि असल में प्रॉब्लम ये है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो लोग या तो अच्छे होंगे या तो बेकार होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं उन लोग को पहले टीचिंग्स दूं कि हम जो मॉन्स्टर्स है और हमारा ये किंगडम है, ये एक अच्छा किंगडम है, ये किंगडम से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ह्यूमंस के साथ में सब बाउंड्री खत्म करना चाहता हूँ, मैं उनको ये दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग भी एक जैसे ही है। तो यहाँ पे रिमोरू सेम ही चीज बोलता है, बस थोड़ी सी अपनी बातों को ट्विस्ट करता है। फिर इसके बाद सब लोग बोलते हैं कि सर रिमोरू, हम आपको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमंस को जैसे ट्रीट करना है उसमें और आपके डीमन लॉर्ड बनने में। और फिर सब लोग खुश हो जाते हैं कि रिमोरू बाकी लोग को रिवाइव कर सकता है, भले ही 3% चांस है लेकिन चांस तो है ना। फिर उसके बाद रिमोरू प्लान बनाता है कि वो लोग कैसे अटैक करेंगे। रिमोरू बोलता है कि वो सबसे पहले जाएगा और ये 20,000 सोल्जर्स की आर्मी को अकेले ही खत्म कर देगा। वहां पे उसको किसी की भी मदद नहीं चाहिए होगी क्योंकि उसको ये काम अकेले ही करना पड़ेगा, तो ही वो डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो पाएगा। वेल उसके बाद जो ये ह्यूमंस ने 4 जगह पे बैरियर बना के रखा है उनको एक एक करके एक ग्रुप हराएगा। सबसे पहले बेनीमारू अकेला जाएगा और ये पूरे ग्रुप को हराएगा क्योंकि वो सबसे पावरफुल है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप होगा सोए का ग्रुप यहाँ जाके बाकी लोग को हराएगा। फिर तीसरा ग्रुप होगा गाबीमारू का ग्रुप, उनका ग्रुप तीसरे बंदों को हराएगा। फिर चौथा ग्रुप है सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके अंदर हम भेजेंगे गौप्ता को, हमारे ओक लॉर्ड को और तो और उसके साथ बुढ़ऊ को। ये तीनों वहां जटाएंगे और उन लोग को हराएंगे। क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में वही ह्यूमंस है जिन्होंने आके इन लोग की हालत खराब की थी, तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग बदला ले सके। और ऐसे ही मैं ये चाहूंगा कि तुम चारों लोग मिलकर एक ही समय पे सारे के सारे मैजिक क्रिस्टल को तोड़ दो ताकि ये बैरियर एक साथ टूट सके। फिर उसके बाद रिमोरू बोलता है कि लोग यहाँ पे 3 दिन में पहुंचने वाले हैं, इनको लग रहा है कि 3 दिन के बाद बैटल स्टार्ट होगा, लेकिन हम इसी वक्त जाके इन सबको खत्म कर देंगे। वेल ये होने के बाद तो बैरियर टूट जाएगा, तो मैं ये चाहूंगा कि म्यूलिन और शूना तुम दोनों मिलके एक नया मैजिकल बैरियर यहाँ पे बनाओ ताकि बाकी लोग की आत्मा यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि इन लोग की आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे यहीं पे रहना पड़ेगा। अगर और उनका सोल यहाँ से निकल गया तो प्रॉब्लम यह है कि मैं उन लोग को वापस से जिंदा नहीं कर पाऊंगा। तो म्यूलिन और शूना बोलते हैं कि हम लोग ये काम डेफिनेटली करेंगे सर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और बाकी के लोग म्यूलिन और शूना को प्रोटेक्ट करेंगे बाकी दुश्मनों से। फिर उसके बाद रिमोरू बोलता है कि चलो बाकी लोग अब रेडी हो जाओ और अपना प्रिपरेशन करो। तो हमें नेक्स्ट में दिखाते हैं सब लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं अपने अपने फाइट के लिए। तभी रिमोरू अपने रूम में अकेला बैठा होता है और बोलता है कि ये लोग मेरी फैमिली है और मेरे फैमिली को मैं डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। वेल मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद क्लेमेन ने ये सब खुद ही प्लॉट करके रखा था कि वो चाहता है कि मैं इन सारे के सारे ह्यूमन सोल्जर्स को मार दूं और उसके बाद वो खुद इनके सोल को कल्टीवेट करेगा, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं फटाक से इनके सोल को कल्टीवेट करके क्लेमेन को असली डीमन लॉर्ड नहीं बनने दूंगा। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि गाबीमारू और उसकी पूरी लिजर्डमैन की आर्मी रेडी होकर निकलती है अटैक करने के लिए। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि बेनीमारू अकेला जा रहा होता है उसके वाले सीन पे अटैक करने के लिए और बेनीमारू एकदम खुन्नस में होता है और ये सारे ह्यूमंस आराम से मजे कर रहे होते हैं उनके टेंट में। इनको लगता है कि ये लोग हीरोज है और इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। स्पाइकी बॉय हो गया, नॉर्मल बॉय हो गया और ये हाईलाइटेड वाली बंदी तो सो रही होती है और यहाँ पे आ रहे होते हैं हमारे असली हीरोज गौबता, ओक लॉर्ड, बुढ़ऊ और तो और नॉर्मल सा गॉब्लिन। मीनवेल शूना और तो और हमारी माजिन, म्यूलिन ये लोग बैरियर को बनाने के प्रोसेस में खड़े रहते हैं और सोए भी अपनी आर्मी के साथ जा रहा होता है वहाँ पे और रिमोरू तो इनके ऊपर उड़ रहा होता है और बोलता है कि मैं तुम लोग को माफ नहीं कर सकता हूँ, तुम वही लोग हो जिन्होंने मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। वेल तुम लोग अब मेरा खाना बनने वाले हो। और फिर हमें दिखाते हैं कि जो फालमुत किंगडम का किंग होता है वो भी इन ट्रूप्स के साथ ही होता है और भाई मजे से सो रहा होता है, इसे तो पता भी नहीं होता कि ये भी खत्म होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि बेनीमारू एकदम गुस्से में उसके एरिया पे पहुंच जाता है और वो क्रिस्टल के पास खड़ा होता है और वो अपने हेलफायर वाले स्वॉर्ड को बाहर निकाल के बोलता है कि मैं तुम लोग को 1 सेकंड के अंदर खत्म करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो फटाफट यहाँ से वहां निकलता है और सबको स्वॉर्ड से मार मार के खत्म कर देता है और उसके बाद वो क्रिस्टल को भी तोड़ देता है। और ये वाला पूरा का पूरा सीन बहुत ही एपिक था। बेनीमारू बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। मीनवेल हमारे गाबेरू की गैंग भी उड़ते उड़ते जाती है उनके साइड पे और वो लोग उनका अटैक शुरू करते हैं। भाई गाबेरू को तुम लोग अंडर एस्टिमेट मत करो, ये बंदे ने सिंगल अटैक में हवा में से जमीन पे आया और पूरे के पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहां पे तो लाइटनिंग निकल रही थी और हवा भी निकल रही थी और उसने एक ही अटैक में सारे ह्यूमंस को खत्म भी कर दिया, साथ में क्रिस्टल भी तोड़ दिया। गाबेरू भी बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड हो चुका है अभी। मीनवेल सोए अपने थ्रेड मैजिक से सारे के सारे ह्यूमंस को पकड़ता है और उस मैजिक को टाइट करके उन सबको खत्म कर देता है और इसी के साथ वो तीसरा मैजिक क्रिस्टल भी तोड़ देता है। अब बचा है चौथा मैजिक क्रिस्टल और ये वाला बहुत ही एपिक होने वाला है क्योंकि इस वक्त तो मुझे पता है कि हमारा बुढ़ऊ गौबता तो अपना बदला लेके ही रहेंगे यहाँ पे इन सब ह्यूमन से। यहाँ पे ये इनके हीरोज एकदम चिल मार रहे होते हैं कि ये लोग देखते हैं कि इनके सामने
एनिमीज आ रहे हैं। तो लोग बोलते हैं बस 4 लोग आ रहे हैं, इसमें से तो एक वो अजीब से बटाटे जैसे शक्ल वाला गॉब्लिन है और एक ये बुढ़ऊ है। बुढ़ऊ जिंदा कैसे बच गया? और एक मोटा सा ओक आ रहा है। भाई ये लोग के सामने तो हम लोग कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। और तभी ही गौपता अपना अटैक मारता है। वो अपने वुल्फ के ऊपर से जंप मार के एक इनसेन मैजिकल स्पेल मारता है और सारे के सारे मेजेस को खत्म करने लगता है और धड़ाधड़ एक एक करके सबको काटता है। हमारा ओक लॉर्ड भी जमीन पे स्टॉम्प करता है और उसके स्टॉम्प से बहुत सारे मेजेस मर जाते हैं। और इस सीन में तो गौपता बहुत ही बैड एस लगता है, ये धड़ाधड़ सबको काटता रहता है। तो स्पाइकी बॉय जाता है गौपता के पास और बोलता है कि मैं इस बटाटे को मार के रहूंगा। लेकिन तभी ही गौपता बोलता है कि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि तूने गॉब्जो को मारा है, लेकिन मैं तुझे अपने आप से नहीं लड़ने दूंगा, तेरा ओपोनेंट रहेगा गैरेल्ड। और तब हमारा ओक लॉर्ड गुस्से में वहां पे खड़ा होता है और बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूं, तूने मेरे भाइयों के ऊपर हमला किया है। मीनवेल नॉर्मल बॉय हमारे बुढ़ऊ के पास जाता है और बोलता है कि ओए बुढ़ऊ तू जिंदा कैसे बच गया? वेल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो तुझे खत्म कर ही दूंगा। और बुढ़ऊ यहाँ पे हंसता रहता है, बोलता है कि बेटा इस बार तेरे पास कोई भी प्लस पॉइंट नहीं है, इस बार मैं मेरे फुल पावर पे हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ देखो खत्म करने के लिए। नॉर्मल बॉय उसका टाइम वाला स्पेशल अटैक मारता है लेकिन बुढ़ऊ उसे ब्लॉक कर देता है। तो नॉर्मल बॉय पीछे जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को फेंकता है जो मल्टीपल स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन बुढ़ऊ इन सारे के सारे अटैक्स को भी एक झटके में रोक देता है। तो नॉर्मल बॉय बोलता है कि ओए बुढ़ऊ तू अब ज्यादा ही शाना बन रहा है, मैं तो अभी नेक्स्ट अटैक में खत्म कर दूंगा। तो नॉर्मल बॉय अपना गॉड स्पीड एक्टिवेट करता है और वो भाग के जाता है बुढ़ऊ के पास। लेकिन इस वक्त बुढ़ऊ ने अपनी तीसरी आंख खोल दी होती है। तो मुझे ये लग रहा है कि बुढ़ऊ भी शायद से हमारे वीक बॉय वाले एनिमे में से मिडनाइट सन का एक बंदा तो नहीं, क्योंकि इसकी भी तीसरी आंख खुल गई है और बुढ़ऊ इसके गॉड स्पीड वाले अटैक में भी इससे ज्यादा स्पीड में होता है और नॉर्मल बॉय का गला काट देता है और उसके गले को काट के अपने हाथ में पकड़ के रखता है उसकी मुंडी को। और ये सीन में बुढ़ऊ बहुत बैडएस लगता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि गौपता ने सारे के सारे मेजेस को मार दिया होता है और यहाँ पे सिर्फ स्पाइकी बॉय बचा होता है जो कि लड़ रहा होता है गैरेल्ड के साथ। और स्पाइकी बॉय बोलता है कि तू तो बहुत ही आसान होने वाला है मोटू, ऐसा बोल के वो गैरेल्ड के ऊपर अपना एक पंच मारता है और गैरेल्ड का शील्ड तोड़ देता है। तो बोलता है ओए मोटे अब तो तू गया। लेकिन तभी ही गैरेल्ड उसके ऊपर केओस ईटर्स को यूज करता है और उसके पूरे बॉडी पे केओस वाले मॉन्स्टर्स को मार देता है और बोलता है कि अब तू सड़ के मरेगा स्पाइकी बॉय को गैरेल्ड खत्म ही करने वाला होता है कि तभी वहां पे हमारा बुढ़ऊ आता है और बोलता है अरे तूने अब तक इसे खत्म नहीं किया। फिर बुढ़ऊ बोलता है कि ओए ये ले तेरे दोस्त का मुंडा, ऐसा वो बोल के नॉर्मल बॉय की मुंडी स्पाइकी बॉय के पास फेंक देता है। तो स्पाइकी बॉय एकदम घबरा जाता है और वो वहां से भाग के जाता है हाईलाइटेड वाली बंदी के पास और बोलता है ओए तू यहाँ पे सो रही है और वहाँ हमारे सारे के सारे लोग हमेशा के लिए सो चुके हैं, ऐसा बोल के वो इस लड़की का गला पकड़ता है और उसको दबा के तोड़ देता है। बोलता है कि मैं तुझे मार के तेरी एबिलिटी अपने अंदर चूस लूंगा। फिर उसके बाद स्पाइकी बॉय बाहर निकलता है टेंट की और बोलता है कि अब मेरे पास बजरकर की पावर है और तो और सर्वाइवल का स्किल है, मतलब मैं खत्म नहीं हो सकता, ऐसा बोल के स्पाइकी बॉय हंसने लगता है। तो गैरेल्ड बोलता है कि तुमने सबसे बड़ा सिन किया है, तुमने अपने ही कॉमरेड को मार दिया है, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बेटा, ऐसा बोल के गैरेल्ड स्पाइकी बॉय को बहुत मारता है, उसको जमीन में धसा देता है और धड़ाधड़ मारता रहता है। इस वक्त स्पाइकी बॉय की बॉडी रीजनरेट होती रहती है लेकिन गैरेल्ड उसे तोड़ता रहता है। अब यहाँ स्पाइकी बॉय इस तरह से फंस गया कि उसकी बॉडी जो है वो सारा का सारा दर्द सह रही है। तो ये सब दर्द उसको महसूस हो रहा है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, वो खत्म नहीं हो सकता है क्योंकि उसकी बॉडी फटाफट रीजनरेट हो रही है। और गैरेल्ड तो भाई मजे से मारता रहता है, उसे मुक्के पे मुक्का मारता है, उसके ऊपर केओस छोड़ता है और एकदम से हालत खराब कर देता है स्पाइकी बॉय की। फिर एंड में गैरेल्ड स्पाइकी बॉय को बोलता है कि अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा, ऐसा बोल के वो अपने स्वॉर्ड से उसको काटने ही वाला होता है कि तभी वहां पे ये मेज आ जाता है और ये मेज यहाँ पे आके गैरेल्ड को बोलता है कि ओए दूर हो जाए, ऐसा बोल के वो स्पाइकी बॉय को बचा लेता है। तो गैरेल्ड इसके ऊपर अटैक करने जाता है लेकिन वो मेज एक खतरनाक मैजिक अटैक मार के यहाँ से निकल लेता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि चारों के चारों क्रिस्टल्स टूट चुके होते हैं और ये ह्यूमंस वाला बैरियर निकलने वाला होता है। तो यहाँ पे हमारी माजिन म्यूलिन और तो और शूना दोनों ही अपने बैरियर को एमिट करते हैं और यहाँ पे उनका बैरियर बना देते हैं जिस वजह से किसी भी सोल बाहर नहीं निकलती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु रेडी होता है अपना अटैक करने के लिए। वो बोलता है ग्रेट सेज अब मैं मेरा फाइनल अटैक करने वाला हूँ इन लोग के ऊपर और तभी रिमुरु के पीछे पूरा ब्लैक कलर का ऑरा निकलता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि स्पाइकी बॉय यहाँ पहुंच जाता है इसी टेंट के पास जहाँ पे सारे के सारे वॉरियर लोग खड़े रहते हैं और ये मेज उसको बोलता है कि स्पाइकी बॉय मैं तेरी हालत अभी ठीक कर देता हूँ, ऐसा बोल के वो स्पाइकी बॉय के ऊपर एक मैजिक करता है। लेकिन उसमें क्या होता है स्पाइकी बॉय खत्म हो जाता है और ये बुढ़ऊ अपनी बॉडी को चेंज कर देता है। वो अपनी आत्मा को इस बुढ़े वाले बॉडी से निकाल के स्पाइकी बॉय के बॉडी में डाल देता है और बोलता है कि हाँ फाइनली ये अच्छी वाली बॉडी मुझे मिल गई, चलो अब मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, अब मैं जाता हूँ किंग के पास उनको रिपोर्ट देने के लिए। लेकिन तभी ही रिमुरु रेडी होता है अपने ग्रैंड अटैक के साथ। वो पहले यहाँ पे एंटी मैजिक बैरियर कास्ट कर देता है ताकि यहाँ से कोई भाग नहीं पाए। उसके बाद वो अपना मेन अटैक स्टार्ट करता है। वो हवा में इतने सारे स्लाइम बॉल्स बना देता है जो हवा में से ड्रिप करके नीचे गिरते हैं और धड़ाधड़ सारे के सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। और ऐसे ही रिमुरु का किल काउंट बढ़ता रहता है। वो पहले बढ़ता है 100, 200, 250, 350, 487, 598, 732, 1300 ऐसे करके वो बढ़ता रहता है और सारे के सारे सोल्जर धड़ाधड़ सिंगल अटैक में मरते रहते हैं। और ये सीन में रिमुरु एकदम से रूथलेस होता है। वो बोलता है कि मैं तुम में से एक को भी नहीं बचने दूंगा। और ऐसे ही रिमुरु का किल काउंट बढ़ता रहता है। वो 5000, 6000, 10,000 तक पहुंच जाता है। और यहाँ जो अटैक रिमुरु ने यूज किया होता है इसका नाम होता है मेगिडो और ये अटैक एकदम से खतरनाक होता है यार। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि टेंट के अंदर किंग एकदम से डर गया होता है। वो और उसका आर्च बिशप दोनों ही डर के बैठे
हुए रहते हैं। लेकिन तभी वहां पे ये मेज आता है और बोलता है सर मैं यहाँ से आपको टेलीपोर्ट करके निकाल लूंगा, आप टेंशन मत लो। तो वो उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है लेकिन उससे कुछ नहीं होता है। तो वो बोलता है कि एक काम करता हूँ मैं सर, मैं बाहर जाके देख के आता हूँ कि क्या हो रहा है। और उसी वक्त रिमुरु का एक स्लाइम बॉल इस बंदे को भी मार देता है। तो ये देख के किंग एकदम से रोने लगता है और तभी रिमुरु को मालूम पड़ता है कि उसको एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है मर्सीलेस। और ये स्किल क्या करता है, ये एक साथ सारे के सारे ह्यूमंस को जो भी इसके एंटी बैरियर के अंदर है उन सबके सोल को एक साथ उनके बॉडी से बाहर निकाल के उन्हें खत्म कर देता है। तो रिमुरु बोलता है कि ये स्किल को मैं अभी यूज करने वाला हूँ। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे किंग बाहर आके रिमुरु के साथ मांडवली करने का कोशिश करता है। वो रिमुरु को बोलता है कि ओए रिमुरु एक काम करते हैं, मैं तेरे साथ तेरे किंगडम के साथ अपने किंगडम को जोड़ देता हूँ। मैं तो बस ये सब तुझे टेस्ट करने के लिए कर रहा था, मैं तेरे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनना चाहता हूँ भाई, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो रिमुरु बोलता है कि ये फ्रेंडली रिलेशनशिप है, तू मेरे सिटी में आया, तूने मेरे सारे के सारे लोगों को मार दिया और अब तू मेरे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बना रहा है। वो किंग बोलता है कि अरे एक काम करते रिमुरु, मैं तुम्हारे किंगडम के साथ दोस्ती करता हूँ और सारा का सारा ट्रेड तुम्हारे थ्रू करूंगा और उस पर मैं सिर्फ 20% कमीशन लूंगा। रिमुरु बोलता है कि भाई तू खुद को क्या समझ रहा है, तू एक किंग है, तो क्या लगता है कि मैं तेरे सामने बैठ जाऊंगा। ऐसा बोल के रिमुरु एक अटैक करता है और इस बंदे का एक हाथ काट देता है और इसी की वजह से वो बंदा बेहोश हो जाता है। उसके बाद रिमुरु बोलता है कि अब मैं मेरा मर्सीलेस स्किल ट्राई करके देखता हूँ। जैसे रिमुरु ये बोलता है वैसे वो सारे के सारे बचे हुए इंसानों की सोल को एक साथ बाहर खींच लेता है और सब ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते हैं। और ये सीन एकदम से अमेजिंग होता है, मतलब सबका सोल एक साथ बाहर खींच लिया उसने, इनसेन था भाई ये तो। और अब इन सबका सोल यहाँ पे रिमुरु के मैजिक बैरियर के अंदर फंसा हुआ है और तभी रिमुरु को उसका ग्रेट सेज बोलता है कि सर आपका पूरा का पूरा कंडीशंस मीट अप हो चुका है, आपने सारे के सारे रिक्वायर्ड सोल्स को खींच लिया है, अब आप हार्वेस्ट फेस्टिवल में घुस जाओगे और आपकी बॉडी अब कन्वर्ट होगी डीमन लॉर्ड के बॉडी में। ये सुनने का रिमुरु ऑलमोस्ट बेहोश होने लगता है और उसके अंदर पावर बचता ही नहीं। तभी रिमुरु गिरने के पहले रंगा को समन करता है और बोलता है कि रंगा तुम्हारा टॉप प्रायोरिटी ये है कि तुम्हें मुझे मेरे टाउन में वापस लेके जाना है और इन 2 लोग को बंदी बना के रखना है। उसके बाद रिमुरु समन करता है डीमंस और यहाँ पे 3 डीमंस आते हैं और इसमें से एक डीमन ये बंदा होता है जो सीजन 1 के एंड में आया था। मैं इस बंदे का कब से वेट कर रहा था यार, ये बंदा बहुत ही बैड एस है। रिमुरु इनको बोलता है कि ओए डीमंस, मैं अभी बेहोश हो रहा हूँ और मेरा हार्वेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बचे हुए सारे के सारे सोल्स मैं तुम्हें सैक्रिफाइस करके देता हूँ, इन सबको तुम ले लो और तुम्हारा काम शुरू कर दो। वेल यहाँ पे एक बंदा ऐसा है जो मरने की एक्टिंग कर रहा है, तुम उसे ढूंढो और उसे जिंदा बचा के मेरे पास लेके आओ, बाकी तुम लोग संभाल लो, मैं तो बेहोश हो रहा। ऐसा बोल के रिमुरु बेहोश हो जाता है वहाँ पे। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि रिमुरु के किंगडम में ग्रेट सेज सबको बोलती है अनाउंसमेंट करके कि रिमुरु का हार्वेस्ट फेस्टिवल अब शुरू हो चुका है और वो एक डीमन लॉर्ड बनने में तैयार होने वाले हैं। और तभी यहाँ पे रंगा पहुंच जाता है इन दोनों प्रिजनर्स के साथ और वो इनको फेंकता है और सबको बोलता है कि प्लीज रिमुरु को लेके चलो, उनका अभी हार्वेस्ट फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। तो शूना रिमुरु को पकड़ती है और उनको क्लॉथ में बंद करके एक जगह पे रख देती है। मीनवाइल रिमुरु का पूरा स्लाइम बॉडी चेंज होने लगता है और उसके बाद अगला सीन बहुत ही खतरनाक होता है। रिमुरु का रेस चेंज होता था, वो एक स्लाइम से डीमन स्लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एक एक करके उसकी सारी की सारी एबिलिटीज अपग्रेड होने लगती है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है, उसके सारे के सारे स्किल्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाते हैं, उसको नए नए स्किल मिलने लगते हैं, नया नया चीजें मिलने लगता है, वो एक लॉर्ड का स्टेटस मिल जाता है। ऐसे यहाँ पे हजारों चीजें होने लगती है रिमुरु के बॉडी के अंदर, हर एक चीज का उसको नलिफिकेशन मिल जाता है, हर एक चीज को रेजिस्टेंस मिल जाता है। मैं यहाँ पे बोल बोल के थक गया हूँ और उसका इवोल्यूशन फिर कंप्लीट हो जाता है। उसको एक नई यूनिक स्किल मिलती है जहाँ पे उसका ग्रेट सेज बन जाता है वाइस 1 में। उसके बाद वाइस 1 भी अपग्रेड होता है और बन जाता है रेफाइल में। ये सिचुएशन बहुत बार फेल होता है, हजारों बार करोड़ों बार फेल होता है, लेकिन एंड में जाके ये सक्सेस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये हर बार फेल होता रहता है क्योंकि यहाँ पे एक एक सोल रिमुरु कंज्यूम करता रहता है और जैसे ही वो सारे सोल्स को कंज्यूम कर लेता है तो उसको ये मिल जाता है। उसके बाद उसको मिलता है डीजनरेट वाला स्किल, उसको ऐसे हजारों स्किल मिलते रहते हैं। उसको अल्टीमेट स्किल मिल जाता है जो कि गॉड टियर का स्किल होता है। उसका ग्लटनी इंप्रूव होकर एक नए स्किल में बन जाता है बेल्जेबाब, जो कि एक सुपर अल्टीमेट स्किल होता है। उसके पास अभी मर्सीलेस आ चुका है जो कि एक इंसेन स्किल है और ऐसे ही रिमुरु कन्वर्ट होता रहता है। यहाँ पे इतने सारे स्किल्स आते कि भाई मैं थक गया इनको पढ़ के। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे इन तीनों डीमंस ने सारे के सारे सोल्स को कलेक्ट कर लिया होता है और इसमें से जो एक बंदा जो बचने की एक्टिंग करता है वो असल में स्पाइकी बॉय के अंदर मेज होता है। तो इसको हमारा डीमन बोलता है कि ओए तू यहाँ पे छुप रहा था, मेरे नए मास्टर ने मुझे पहला ऑर्डर दिया है, तो मैं तुझे मार तो नहीं सकता लेकिन मैं तुझे लेके जाऊंगा यहाँ से। तो ये स्पाइकी मेज बोलता है कि ओए तू तो एक ग्रेटर डीमन होगा, मैं तेरे जैसे ग्रेटर डीमन को 1 सेकंड में मार सकता हूँ। तो ये सुनने के बाद हमारा ब्लैक डीमन हंसने लगता है, बोलता है ठीक है ट्राई तो कर। और तभी स्पाइकी मेज अपना एक फ्लेम अटैक मारता है लेकिन हमारा ब्लैक डीमन उसको फूके बुझा देता है। फिर ये बंदा समन करता है एक एंजल स्पिरिट को जो कि डीमंस के अगेंस्ट बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन हमारा ब्लैक डीमन उसके कोर को चबा लेता है और बोलता है कि तू तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तभी ये स्पाइकी मेज बोलता है कि अच्छा तो तुम एक आर्च डीमन हो ना। फिर स्पाइकी मेज यूज करता है उसका बर्जरकर का एबिलिटी और वो अटैक करता है ब्लैक डीमन के ऊपर, लेकिन कुछ नहीं होता। तो वो बोलता है प्लीज तुम मुझे ये मत बोलना कि तुम एक प्राइमोर्डियल डीमन हो। तो हमारा ब्लैक बॉय हंसता है और बोलता है मे बी मैं प्राइमोर्डियल डीमन हूँ। और ये सुनने के बाद स्पाइकी मेज बोलता है कि भाई ये स्लाइम क्या था, इसने एक प्राइमोर्डियल डीमन को समन किया है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। और तभी ही हमारा ब्लैक डीमन स्पाइकी बॉय को बेहोश कर देता है और उसको लेके जाता है रिमुरु के पास। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि रिमुरु इस
इस वक्त ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और वो एक डीमन लॉर्ड बन के पैदा होता है। और इस सीन में रिमुरु एकदम से बैडएस लगता है, वो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और ये सीन एकदम से इंसेन है। और जैसे ही रिमुरु डीमन लॉर्ड बनता है तो उसके सारे के सारे जो फॉलोअर्स होते हैं वो लोग जमीन पे झुक जाते हैं उसको प्रेस करने के लिए। और सिर्फ यहाँ पे यॉम का जानी दुश्मन और तो और म्यूलियन, ये दोनों लोगों के ऊपर ही इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद रिमुरु सबको बोलता है कि अब तुम लोग रेस्ट करो, बाकी का काम मेरा है, मैं इन लोगों को जिंदा करूंगा। ऐसा बोल के रिमुरु यूज करता है रेफाएल। इस वक्त असल में रिमुरु खुद अनकॉन्शियस होता है और उसको कंट्रोल कर रहा होता है उसका ग्रेट सेज। वो यहाँ पे आने का रेफाएल यूज करता है और तो और पूरे के पूरे बैरियर को तोड़ के सारी आत्मा अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे मैजिक्यूल्स बहुत कम है, तो वो यहाँ पे इन लोग को अच्छे से रिवाइव नहीं कर पाएगा। और इसी वक्त हमारे डीमंस यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं कि सर हमने हमारा पहला टास्क पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, प्लीज आप एक काम करो, आप इन लोग को तो अभी रिवाइव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मैजिक्यूल्स कम है, तो आप क्या करने वाले हो। तो रिमुरु बोलता है कि मैं अपनी खुद की आधी लाइफ फोर्स यूज करूंगा इनको रिवाइव करने के लिए। तो हमारा ब्लैक डेमन बोलता है कि सर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो, आप मेरे इन दोनों सबऑर्डिनेट्स की आत्मा को खींच लो और इनको यूज करो, ये लोग मोर देन इनफ होंगे। तो रिमुरु बोलता है ठीक है। ऐसा बोल के वो बाकी दोनों डीमंस को खींचता है और उसके बाद रिमुरु के पास इनफ मैजिकल्स आ जाते हैं और ऐसे ही वो सारे के सारे मैजिकल्स को यूज करता है और सबको रिवाइव कर देता है। और ये सीन में जब रिमुरु अपना मैजिक यूज करता है तो वो इंसेन होता है। यहाँ पे बहुत बड़े से मैजिकल ऑब्स बनते हैं रिमुरु के हाथ में और वो इन सबको जमीन पे मारने के पहले सबके ऊपर दिखाता है और सबके सारे के सारे घाव ठीक हो जाते हैं और उनके सारे के सारे बॉडी पार्ट जो टूटे हुए होते हैं वो सब भी ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वो सबकी आत्मा को उनके अंदर डालता है और ये सब देख के तो हमारा यॉम का जाने दुश्मन एकदम टेंशन में आ जाता है, बोलता है कि ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद रिमुरु अपने डीमन लॉर्ड वाले फॉर्म से गिर के वापस से स्लाइम बन जाता है, तो हमारा ब्लैक डीमन उसे उठा के उसके पोडियम पे रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि शियोन उठ जाती है, वो अपनी आंखें खोल लेती है। तो इसका ये मतलब है कि रिमुरु ने सबको रिवाइव कर दिया है। तभी हमें ग्रेट सेज बोलती है कि रिमुरु को जो 3% चांस था वो तभी था जब रिमुरु एक नॉर्मल स्लाइम था और अब जब वो डीमन लॉर्ड बन गया है तो ये चांस 3% से बढ़ के 99.99% बन चुका है। अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि जब रिमुरु निकलने वाला होता है इस मिशन में तभी बेनिमारू उसके पास आता है और बोलता है कि सर एक प्रॉब्लम है, अगर आप डीमन लॉर्ड बन गए और उसके बाद आप एक अलग ही एंटिटी में कन्वर्ट हो गए तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा। तो हम लोग एक पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड ये होगा कि मैं बोलूंगा शियोन्स कुकिंग और आप बोलोगे इस शिट, ठीक है। तो रिमुरु बोलता है कि मैं ये खतरनाक पासवर्ड नहीं लेने वाला हूँ। तो बेनिमारू बोलता है इसीलिए तो ये पासवर्ड बहुत इफेक्टिव है। तो पासवर्ड ये है कि बेनिमारू बोला कि शियोन का कुकिंग कैसा है और रिमुरु बोला कि वो गोबर जैसा है। फिर हमें नेक्स्ट में दिखाते हैं कि रिमुरु अपने नींद से उठता है और वो देखता है कि वो असल में शियोन के गोद में होता है। ये देख के रिमुरु खुद खुश हो जाता है, बोलता है कि थैंक यू, तुम लोग आखिर रेजरेक्ट हो चुके हो, मेरा मिशन पूरा हुआ। तो इसके बाद शियोन रिमुरु को उठाती है और ऊपर सबके सामने दिखाती है और सब लोग बोलते हैं कि थैंक यू सो मच लॉर्ड रिमुरु, आपने हमें रेजरेक्ट किया है। तो रिमुरु बोलता है ये तो मेरा फर्ज ही था और वो एकदम से खुश होने लगता है और ब्लश करता है। तभी रिमुरु नोटिस करता है कि सब लोग एकदम से चेंज हो गए होते हैं। तो रिमुरु बोलता है ये क्या हुआ। तो ग्रेट सेज जो कि इस वक्त रेफाएल में कन्वर्ट हो गई होती है वो रिमुरु को बोलती है कि ये सब लोग जो भी आपके अंडर थे इन सबको डीमन लॉर्ड का गिफ्ट मिला है, क्योंकि आप डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हो गए तो ये लोग की पावर्स मैग्निफिसेंटली इंक्रीज हो गई है। तो रिमुरु बोलता है चलो ये बात तो सही, और बोलते हैं अरे ग्रेट सेज तुम भी बदल गई हो, तुम तो बहुत पोलाइट हो गई हो। तो ग्रेट सेज बोलते हैं कि हाँ मैं अभी ग्रेट सेज नहीं हूँ, मैं हूँ रेफाएल, मैं एक अल्टीमेट स्किल बन चुकी हूँ और उसके साथ ही साथ आपका ग्लटनी वाला स्किल भी एक अल्टीमेट स्किल बेल्जेबाब में कन्वर्ट हो चुका है। फिर बेनिमारू जाता है रिमुरु के पास और बोलता है सर अभी मैं आपको टेस्ट करना चाहता हूँ, हमारा पासवर्ड यूज करूंगा, तो शियोन का खाना कैसा है। तो रिमुरु टेंशन में आ जाता है, वो कुछ जवाब नहीं देता है, बोलता है कि मैं ये पासवर्ड कैसे बताऊं, प्लीज रेफाएल मेरी मदद करो। तो रेफाएल एक उपाय देती है रिमुरु को। रिमुरु बोलता है कि हाँ बेनिमारू तुमने हमारे साथ एक पासवर्ड बनाया था, है ना, जो पासवर्ड तुमने बनाया था, तुमने मुझे कहा था कि जब तुम बोलोगे कि शियोन का खाना कैसा है तो मुझे बोलना है गोबर जैसा है। ये पासवर्ड तुमने बनाया है, ये तुम्हारे दिमाग से आया है, इसमें मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो बेनिमारू एकदम पसीने छूटने लगते हैं उसके। वो बोलता है तुमने शियोन के सामने ये क्या बोल दिया, और शियोन भड़क जाती है बेनिमारू के ऊपर और बोलती है बेनिमारू मेरा खाना गोबर जैसा है, ठीक है बेटा अब से एक हफ्ते तक तू रोज मेरा खाना खाएगा। और ऐसे ही रिमुरु खुद को तो बचा लेता है शियोन के खाने से, लेकिन बेनिमारू फंस जाता है। फिर उसके बाद बेनिमारू बोलता है कि सर जिस 3 दिन में आप सो रहे थे उस 3 दिन में यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। असल में यहाँ देखिए, तो हमें राइट साइड पे दिखाते हैं कि वहाँ पे होती है हमारी स्नेक गर्ल, टाइगर गर्ल और तो और वुल्फी बॉय। वुल्फी बॉय को असल में छोड़ दिया कैरियन ने, ये तो नया चीज है। और तब हमें ये लोग बताते हैं पूरा का पूरा बैक स्टोरी असल में क्या हुआ था। ये लोग बोलते हैं कि मिलिम कुछ समय पहले इनके विलेज में आई थी और उसने आके इनको चैलेंज किया, बोला कि ये इनके साथ वॉर करना चाहती है और इनके विलेज को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। तो कैरियन ने बोला कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो मिलिम बोलती है कि मेरे को बस तुझे डिस्ट्रॉय करना है, दैट्स इट। ऐसा वो बोलती है और बोलती है कि मैं एक हफ्ते बाद आऊंगी और तुम्हारे साथ वॉर स्टार्ट करूंगी। तो ये सुनने के बाद कैरियन बोलता है कि ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वुल्फी बॉय बोलता है कि सर मैंने मिलिम को फाइट में देखा है और वो आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसे नहीं हरा पाओगे। तो हमारा कैरियन बोलता है कि ठीक है, लेकिन मिलिम से मैं अकेले लड़ूंगा और तुम लोग उसके साथ नहीं लड़ोगे। तुम्हारी प्रायोरिटी ये होगी तुम लोग हमारे सिटी के लोगों को यहाँ से बाहर निकालोगे और उनको रेफ्यूज के लिए हमारे स्लाइम बॉय के किंगडम में भेज दोगे। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि एक हफ्ते बाद मिलिम आ जाती है यहाँ पे वॉर करने के लिए और मिलिम और तो और कैरियन ये लोग मजबूत लड़ाई करते हैं। तो कैरियन मिलिम से पूछता है कि
मिलिम तुम ये क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा है? तो मिलिम सिर्फ एक अजीब सा स्माइल करती है इसके ऊपर। उसके बाद हमारा कैरियन अपने बीस्ट किंग वाले फॉर्म में कन्वर्ट होता है और वो बोलता है कि मैं हूँ बीस्ट मास्टर कैरियन। ऐसा बोल के वो अपने बीस्ट वाले फॉर्म में आता है और ये एकदम खतरनाक देता है। फिर वो मिलिम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मिलिम उसे डॉज करती है और वो अपने ट्रू डीमन लॉर्ड वाले फॉर्म में आती है और बोलती है मैं हूँ डीमन लॉर्ड मिलिम नावा और ये मेरा ट्रू फॉर्म है। उसके बाद मिलिम और कैरियन धड़ाधड़ लड़ते हैं और इन सब अटैक्स में पूरा का पूरा सिटी डिस्ट्रॉय होता रहता है। मिलिम उसका ड्रैगो नावा अटैक यूज करती है और पूरे के पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखने के बाद हमारा गोल्डन बीस्ट एकदम टेंशन में आ जाता है, बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, और तभी उसके पीछे फ्रेया आ जाती है जो कि एक और डीमन लॉर्ड होती है और वो कैरियन का गला पकड़ के उसे काट देती है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मिलिम ने ऐसा क्यों किया और इस वक्त कैरियन के साथ दो डीमन लॉर्ड लड़ रहे थे। ये तो अलग ही कुछ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इन सब में क्लेमेन का कोई ना कोई लेना देना तो डेफिनेटली है, क्योंकि हमें इस सीजन के स्टार्टिंग में भी दिखाया गया था कि क्लेमेन के साथ मिलिम खड़ी थी। तो भाई यहाँ पे कुछ अलग ही हो रहा है और मुझे जानना है कि ये सब क्यों हो रहा है। फिर इसके बाद ये लोग बताते हैं रिमुरु को कि भाई इनके किंगडम के सारे लोग रिमुरु के किंगडम में बैठे हुए हैं और उनको खाने का और रहने का इंतजाम हमारे गॉब्लिन चीफ ने पहले ही कर दिया है। फिर हमारा वुल्फी बॉय हमको बताता है कि असल में इस फाइट के बाद वो लोग डायरेक्टली मिलिम के किंगडम में नहीं गए, वो लोग उड़ के गए क्लेमेन वाले एरिया में। तो डेफिनेटली इसमें क्लेमेन का कुछ न कुछ हाथ तो है ही। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिमुरु रंगा के ऊपर बैठा होता है और अपने सिटी को देख रहा होता है और तभी यहाँ पे ये ब्लैक डीमन आता है और ये आने का रिमुरु को बोलता है कि सर रिमुरु आप कैसे हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अभी एक डीमन लॉर्ड बन चुके हो। तो रिमुरु बोलता है तू कौन है बे? तो ये सुन के बेचारा ब्लैक डीमन का दिल टूट जाता है। वो बोलता है कि सर आप मुझे कैसे भूल गए, मैं वही डीमन हूँ जिसे आपने समन किया था अपना डीमन लॉर्ड बनने के लिए। तो रिमुरु बोलता है अरे हाँ थैंक यू सो मच भाई, तू यहाँ से अब निकल सकता है, तेरा काम हो गया। तो वापस से इसका दिल टूट जाता है। ये बोलता है कि सर मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे अपने अंडर काम करने दो। तो रिमुरु बोलता है तुझे मेरे अंडर काम करना है, तेरे पास और कोई अच्छा काम नहीं है क्या? तो ये बोलता है प्लीज सर। तो रिमुरु बोलता है ठीक है तुझे अगर फ्री में काम करना है तो तू कर सकता है। तो ये सुन के ब्लैक डीमन एकदम खुश हो जाता है। तो ये बोलता है कि ब्लैक डीमन तेरे पास कोई नाम है क्या? तो ये बोलता है नहीं सर मेरे पास कोई नाम नहीं है। तो रिमुरु बोलता है ओके तो मैं तुझे एक नाम देता हूँ। वेल तू एक डीमन है और तू एक प्राइमोडियल डीमन है, तू बहुत स्ट्रॉन्ग डीमन है, तो मैं तुझे नाम देता हूँ डियाब्लो। ये नाम कैसा है? तो ये नाम सुन के हमारा ब्लैक डीमन बहुत खुश हो जाता है और तभी ट्रांसफॉर्म होता है। तो रिमुरु बोलता है कि अच्छा तो इस वक्त मुझे 50% मैजिकल्स लग गए, तो तुम ऑलमोस्ट बेनीमारू के जैसे पावरफुल हो। लेकिन तभी रेफेल उसे बोलती है कि सर असल में ये बेनीमारू से कम 10 से 20 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो वो बोलता है कि ऐसा क्यों है? तो रेफेल रिमुरु को बताती है कि जब पहले आप डीमन लॉर्ड नहीं थे तो आपके अंदर अगर एक्स अमाउंट ऑफ मैजिकल्स था तो उसमें x/2 मैजिकल्स आपने यूज करे था बेनीमारू को बनाने में, लेकिन इस वक्त डीमन लॉर्ड बनने के बाद आपके अंदर 10x अमाउंट ऑफ मैजिकल्स है और उसका 50% मैजिकल्स यूज हुआ है, तो ये बंदा 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बेनीमारू से। तो रिमुरु बोलता है कि वो डियाब्लो तुम तो बहुत ही ओवर पावर्ड हो यार। फिर रिमुरु बोलता है कि हाँ चलो अच्छा है कि अब तुम मेरे अंडर काम करो। तो डियाब्लो नीचे झुकता और बोलता है सर रिमुरु मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत टेंशन में हो, प्लीज आप मुझे आपकी बात बताइए। तो रिमुरु बोलता है यार बहुत प्रॉब्लम है यार। पहला प्रॉब्लम ये है कि मुझे क्लेमेन के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि होली चर्च के लोग मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं अभी, तीसरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे ह्यूमंस के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है, चौथा प्रॉब्लम ये है कि हिनाटा अपने पब्लिक के साथ मुझ पे कभी भी हमला कर सकती है, पांचवा प्रॉब्लम ये है कि मुझे मेरे दोस्त कैरियन को भी अवेंज करना है, तो मुझे शायद मिलिम से लड़ना पड़ सकता है। तो इसके बाद वाले सीजन में तो बहुत ही एपिक चीज होने वाला है, वहां पे रिमुरु वर्सेस 4 या 5 डीमन लॉर्ड होने वाले हैं, क्योंकि वहां पे कैरियन इस वक्त है नहीं, मिलिम होगी, फ्रे होगी और तो और क्लेमेन होगा। इन तीनों के अगेंस्ट रिमुरु रहेगा लड़ने के लिए। तो नेक्स्ट सीजन तो बहुत ही इंसेन होने वाला है। वेल इसके बाद रिमुरु को रेफेल बोलती है कि सर लेकिन एक चीज और है, जैसे ही आप डीमन लॉर्ड में कन्वर्ट हुए तभी आपकी एबिलिटी ने आपको हेल्प कर दिया वेल्डोरा के इम्प्रिजनमेंट को खोलने में, तो इस वक्त वेल्डोरा फ्री हो चुका है। तो ये सुन के रिमुरु खुश हो जाता है। वो बोलता है कि क्या मेरा दोस्त वेल्डोरा ठीक हो चुका है, तो मैं उसे मेरे अंदर से बाहर निकाल सकता हूँ और वो फ्रीली घूम सकता है। मतलब अभी नेक्स्ट सीजन में वेल्डोरा भी आने वाला है भाई। नेक्स्ट सीजन तो बहुत एपिक होने वाला है। फिर इसके बाद रिमुरु बुलाता है सोए को और सोए को बोलता है कि सोए मैं अभी डीमन लॉर्ड बन चुका हूं, तो मैं मेरा ये नाम खराब होने नहीं दूंगा। वेल तुम सबके लिए पार्टी अरेंज करो, तब तक मैं एक इंपॉर्टेंट काम करके आया। ऐसा बोल के रिमुरु टेलीपोर्ट मारता है उसी जगह पे जहां पे ये स्टोरी शुरू हुई थी, वेल्डोरा के केव में। वहां पे आने के बाद रिमुरु बोलता है कि अब मैं मेरा बेल्जेबब एबिलिटी यूज करूंगा और वेल्डोरा को बाहर निकालूंगा। यहाँ पे आने के बाद रिमुरु अपना एक और बॉडी डबल बनाता है और बोलता है कि मैं इस बॉडी के अंदर वेल्डोरा को डालने वाला हूँ। फिर रिमुरु अपने अंदर से वेल्डोरा को बाहर निकालता है और वेल्डोरा जैसे ही बाहर आता है वो रिमुरु के इस बॉडी को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर अपना ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। और इस वक्त वेल्डोरा बहुत ही बैडएस दिखता है। इसके येलो बाल होते हैं, 6 पैक्स होते हैं और ये प्रॉपरली पावरफुल रहता है। वेल्डोरा बोलता है कि वेल्डोरा टेम्पेस्ट फाइनली फ्री हो चुका है। ऐसा बोल के वेल्डोरा हंसने लगता है। वेल अब इसके बाद क्या होगा वो जानने के लिए आपको 5000 लाइक्स का गोल कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही 5000 लाइक्स हो जाएंगे इस वीडियो पे, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट रिलीज कर दूंगा।
वेल इसके नेक्स्ट पार्ट में तो इंसैनिटी होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में रिमुरु होगा, वेल्डोरा होगा और इनके अगेंस्ट होंगे 3 या 4 डीमन लॉर्ड्स और एक इनसेन ऑल आउट वॉर होगा इनके बीच में, जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। तो 5000 लाइक्स कंप्लीट कर दो और उसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आप वो पार्ट मिस ना करो। और आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। मेरा नाम है सासबट और बात करूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।